एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दोपहर का समय होता है और एक लाल बालों वाली लड़की पर एक बहुत ही दुष्ट विजार्ड अटैक कर देता है। लड़की डरकर उस विजार्ड को थप्पड़ मार देती है, लेकिन थप्पड़ लगते ही विजार्ड का चेहरा ही उतर जाता है। तब समझ में आता है कि वो किसी का चेहरा पहनकर घूम रहा था। इसी भी जगह वहाँ पर आ जाता है। वो गुस्से में विजार्ड का सर पकड़ता है और कहता है कि बस थोड़ी देर में मैं अपनी नैप लेने के लिए जा रहा था और इस बेकार तमाशे ने उसे परेशान कर दिया। इतना कहकर वो विजार्ड का सर लेमन की तरह क्रश कर देता है। खून गिरते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। ज़ेगोन अपनी मैजिक से उसके कपड़े स्ट्रेट कर देता है, चेहरे पर लगी ब्लड को हटा देता है और उस विजार्ड का चेहरा भी नॉर्मल कर देता है। वो लड़की को चर्च वापस भेजना चाहता था, लेकिन तभी उसको फील होता है कि किसी ने उसकी मैजिक को रोक दिया है। तब उसका अजीब सा दोस्त बार्बाटस वहाँ पर आ जाता है। बार्बाटोस सोच लेता है कि ज़ेगोन इस लड़की को किसी मैजिक सेक्रीफाइस के लिए यूज करेगा, पर ज़ेगोन उसकी बात को इग्नोर करता है और लड़की को चर्च भेज देता है। पर बार्बाटोस बताता है कि आर्क डीमन मोर्कियोस मर चुका है, जिसकी डेथ के बाद उसकी सारी ट्रेजर की एक सीक्रेट ऑक्शन होने वाली है। दोनों उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पर ऑक्शन हो रही होती है। हॉल पूरी तरीके से लोगों और मैजिक क्रिएचर से भरा हुआ होता है। ऑक्शन का मेन आइटम स्टेज पर लेकर आया जाता है एक सिल्वर हेयर्ड एल्फ नॉर्डन के होली लैंड से। ये एल्फ्स ह्यूमन से ज्यादा गॉड और नेचर के करीब होते हैं, इसलिए उनका पावर भी बहुत ही ज्यादा होता है। ज़ेगोन ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई लड़की प्रॉपर्ली नहीं देखी थी और जैसे ही वो एल्फ स्टेज पर आती है, ज़ेगोन बिना सोचे समझे 1 मिलियन गोल्ड का बिड मार देता है। सारी जगह सब शौक हो जाते हैं। बार्बाटोस मजाक में पूछते हैं कि अब ज़ेगोन इस पर अपना एक्सपेरिमेंट करेगा, पर ज़ेगोन हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल देता है। ज़ेगोन पोडियम पर जाकर एल्फ को सामने से देखता है। दिल के अंदर वो एक सिंपल सा इंसान भी होता है जो कि कुछ बोल नहीं पाता। वो उसके गले में एक चैन देखता है। ऑक्शन होस्ट बताता है कि ये चैन उसकी पावर को सील करती है और उसको कोई विजार्ड नहीं खोल सकता। ज़ेगोन ऑकवर्डली बोल देता है कि उसकी स्वीट वॉइस को सुनने का इंतजार नहीं कर सकता और लोग उसकी मीनिंग का बिल्कुल गलत मतलब समझ लेते हैं। बाद में जब ज़ेगोन अपने कैसल में पहुंचता है तो वो चुपचाप बैठकर एल्फ को देखता है जो कि उसके सामने जमीन पर शांति से बैठी होती है। ज़ेगोन समझ ही नहीं पाता कि उसे कैसे बात शुरू करूं। एक अकेला विजार्ड, एक खूबसूरत एल्फ और जो दिल की पहली बार किसी के लिए धड़क रहा हो। थोड़ी देर तक दोनों के बीच में एक लंबा सा साइलेंस छाया रहता है। ज़ेगोन समझ नहीं पा रहा होता है कि बात कैसे शुरू करें, लेकिन तभी एल्फ लड़की खुद धीरे से बोल पड़ती है और पूछती है कि ज़ेगोन उससे कैसे मारने वाला है। ज़ेगोन सुनकर ही हिल जाता है। उसे समझ में आता है कि नेफे सच में सोच रही है कि उसके हाथों से अब मर जाएगी। उसका डर कम करने के लिए ज़ेगोन आराम से बोलता है कि वो विजार्ड है, पर ऐसा विजार्ड जिसको किसी को टॉर्चर करने में जीरो इंटरेस्ट है। तब एल्फ अपना नाम बताती है, नेफिया, पर वो कहती है कि ज़ेगोन उसे नेफी बुला सकता है। ज़ेगोन को ये नाम बहुत ही क्यूट लगता है, पर नेफी खुद को कस्ट चाइल्ड बोलती है। वो कहती है कि वो अभी भी प्योर है और ये प्रूफ करने के लिए वो अपना ड्रेस उतारना शुरू कर देती है। ज़ेगोन तुरंत उसे रोक देता है और फिर से यकीन दिलाता है कि वो उसे किसी सेक्रीफाइस के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा। तब नेफी पूछती कि फिर उसने उसे खरीदा क्यों। ज़ेगोन चुप हो जाता है। अपना एक्चुअल रोमांटिक रीजन बताने में उसे शर्म आती है, इसलिए वो बस ऑकवर्डली बोल देता है कि उसे जानने की जरूरत नहीं है। वो टॉपिक बदल देता है और कहता है कि अब उसका रूम चूज करने का टाइम है। नेफी फिर से कहती है कि वो कहीं भी सो जाएगी, बस उसे मरना ना पड़े। ज़ेगोन उसकी बात को सुनकर अंदर तक हिल जाता है। तब उसे फील होता है कि नेफी बचपन से स्लेव की तरह बेची गई होगी, जिसे कंफर्ट का मतलब ही नहीं पता है। कि ज़ेगोन को उसकी खुद की पुरानी लाइफ याद दिला देता है जब वो गलियों में एक छोटा सा स्ट्रीट रैट था। आखिर में ज़ेगोन उससे सीधा कहता है उसने नेफे को इसलिए खरीदा क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी और इसका मतलब है कि नेफे को उसके लिए जीना है और उसके डेथ के बारे में कोई बात नहीं होगी। रूम चूज करते वक्त ज़ेगोन टावर वाला रूम सेलेक्ट करता है क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। स्टेयर्स चढ़ते टाइम नेफी लगभग स्लिप हो जाती है, पर ज़ेगोन बिल्कुल कोरियन ड्रामा स्टाइल में उसके हाथ को पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। उसके बाद उसके हाथ को पकड़कर ही ऊपर तक ले जाता है, खुद को इस बात से बचाते हुए कि नेफी का हाथ कितना सॉफ्ट लग रहा है। टॉप पर पहुंचकर ज़ेगोन रूम का दरवाजा खोलता है और तुरंत रियलाइज करता है कि रूम कभी टॉर्चर चैम्बर था। नेफी तो तुरंत अपना सर टकराने के लिए रेडी हो जाती है, पर ज़ेगोन बिना सोचे समझे रूम के सारे टॉर्चर टूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो नेफी को अंदर आने देता है। ज़ेगोन को लगता है कि ये जगह रहने लायक नहीं है, पर नेफी रूम को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि बालकनी से मून दिख रहा होता है और एक और सॉफ्ट सा रीजन और रूम ज़ेगोन ने उसके लिए चूज किया था। अगली सुबह क्योंकि टावर का रूम अब भी खाली था, नेफी ने पिछली रात ज़ेगोन के थ्रोन के पास सोया था, पर ज़ेगोन पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसकी बिल्कुल पास एक क्यूट सी एल्फ सो रही थी जिसे वो सीक्रेटली पसंद करता था। वो पूरी रात अपने ख्यालों को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, पर रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर कुछ ब्रेकफास्ट लेने के लिए चला जाता है। जब नेफी उठती है, ज़ेगोन वापस आता है और दोनों के लिए बीफ जर्की लेकर आ जाता है। नेफी सरप्राइज हो जाती है कि ज़ेगोन भी वही सिंपल सा फूड खाता है, पर ज़ेगोन के लिए तो वही रूटीन फूड था जो कि अपनी पुरानी गरीब लाइफ से खाता आया था। नेफी एक रॉयल सर्वेंट की तरह तुरंत इंसिस्ट करती है कि आगे से वो ज़ेगोन के लिए खाना बनाएगी। ये सुनते ही उस लव स्ट्रकर सोर्सरर के लिए बहुत ही बड़ी जीत जैसी बात हो जाती है क्योंकि अब उसे
फाइनली उस लड़की के हाथ का खाना खाने के लिए मौका मिलेगा जिसे वो इतना पसंद करता है, इसलिए वो बिना किसी सोच विचार का उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि कुकिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स ले आए। ज़ेगोन एक मर्चेंट के वैगन को रोककर उन्हें साथ लेने के लिए बोलता है, लेकिन वो फ्यूरी मर्चेंट सिर्फ 3 ब्रोंज कॉइन में ही राइड देने को रेडी हो जाता है। तब ज़ेगोन को याद आता है कि वो बिल्कुल ब्रोक हो चुका है क्योंकि नेफी को खरीदने में उसका पूरा खजाना खत्म हो गया था। अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो सीधा बोल देता है वॉकिंग इज हेल्दी और सीधा चलने लगता है। एक पल के लिए वो सोचता है कि मर्चेंट को रोप कर ले, पर जिस मोमेंट उसके दिमाग में नेफी का रिएक्शन आता है वो आइडिया तुरंत छोड़ देता है। ज्यादा देर नहीं होती कि अचानक कुछ लोकल बैंडिट्स उस मर्चेंट वेगोन पर अटैक कर देते हैं। पहले तो ज़ेगोन उन्हें इग्नोर करने वाला होता है, पर जब वो नेफी को हल्की सी कंप्लोजन के साथ ट्रम्बल करते हैं तो उसे लगता है कि शायद से उसका पास्ट में कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा। इसलिए वो नेफी को कामली बताता है कि जब तक उसके साथ है उसे किसी चीज का डर नहीं है। बस एक ही मोमेंट में वो लाइटनिंग से बैंडिट्स को चौंकाने वाला अटैक कर देता है और जब एक बैंडिट उस पर एक एक्स लेकर टूट पड़ता है, ज़ेगोन उसका ही एक्स हाथ से पकड़कर उसी वक्त उसको क्रश कर देता है। फिर एक हल्की सी फ्लिक में उसे दूर उड़ा देता है। बैंडिट अपने लीडर को बुलाते हैं जो कि खुद एक विजार्ड निकलता है और वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि ज़ेगोन जैसा पावरफुल विजार्ड एक्चुअली अच्छे लोगों की हेल्प कर रहा है। लीडर एक ब्लेजिंग रिंग ऑफ फायर समन करता है, सोचता है कि इससे वो ज़ेगोन को हरा देगा, पर ज़ेगोन उसका मैजिक सर्कल ही चुरा लेता है और उस फायर रिंग को उल्टा उसी पर अटैक कर देता है, जिससे कि पूरी गैंग डर के मारे भाग जाती है। मर्चेंट्स होश उड़ा देने वाले एक्सप्रेशन के साथ उसका शुक्रिया करते हैं। उन्हें तो कभी लगा ही नहीं था कि कोई विजार्ड इतना काइंड भी हो सकता है। वो कैट मर्चेंट उसे एक बैग भरकर सिल्वर कॉइन दे देता है रिवॉर्ड के रूप में और साथ ही सिटी तक गार्ड बनकर चलने का ऑफर भी करता है। ज़ेगोन ये देखकर ही बहुत ही हैरान हो जाता है कि सिर्फ बैंडिट्स को कुछ पंचेस करने के बाद इतने पैसे मिल जाते हैं। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये होती है कि किसी ने पहली बार उसे इतनी अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया हो। मर्चेंट्स नेफी की भी तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि वो बहुत ही लकी है कि उसे ऐसा काइंड मास्टर मिला। फिर सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में नेफी पूछती कि वो इन लोगों की हेल्प क्यों करता है। ज़ेगोन सोचते है कि शायद ये अच्छा मोमेंट है इम्प्रेस करने का, कोई अच्छी सी लाइन बोल देता हूँ, पर मुंह से निकलता है एक कोल्ड सा डायलॉग, ये क्लम्स को अपनी औकात पता चलनी चाहिए। बात के तुरंत बाद उसे रिग्रेट होता है क्योंकि ये बोलकर वो थोड़ा सा इविल सा लग रहा था। जब वो फाइनली सिटी पहुंचते हैं तो ज़ेगोन सोचता है कि नेफी के लिए क्या खरीदे। उसकी पुरानी वोंग आउट गाउन देखकर वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसके लिए एक नया ड्रेस लेना होगा। वो उसे एक टेलर शॉप में ले जाता है जो कि मेनुला नाम की एक वीगेंट वुमेन चलाती है और जैसे ज़ेगोन अंदर कदम रखता है मेनुला तुरंत समझ जाती है कि वो एक विजार्ड है। ज़ेगोन और नेफी शॉपिंग कर रहे होते हैं और जैसे ही मेनुला की नजर नेफी के गले में बंधे हुए उस लॉक पर पड़ती है वो तुरंत सब कुछ समझ जाती है और नेफी को चेंजिंग रूम में ले जाती है। और क्योंकि नेफी को लगता है कि ये सब उसके पुराने ओनर की वजह से हो रहा है, वो बाहर एक सक्यूबस जैसा आउटफिट लेकर आती है। ज़ेगोन उसको देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। लिटरली वहाँ पर पलटने वाला होता है। वो तुरंत मेनुला से कहता है कि ये आउटफिट चेंज करो। मेनुला को आउटफिट बहुत ही पसंद होता है, इसलिए वो थोड़ा सा पाउंड करती है, लेकिन नेफी का रेड फेस देखकर ज़ेगोन इंसिस्ट करता है कि उसको प्रॉपर पहनाया जाए। लास्ट में मेनुला नेफी को एक क्यूट सा मेड आउटफिट पहनाती है जिसमें बूट्स भी होते हैं, जिसके अंदर हीलिंग मैजिक भी होता है ताकि नेफी थक जाए तो ये उसके पैर को आराम से ठीक कर सके। जैसे ही नेफी वहाँ से निकलने लगती है मेनुला सॉफ्टली उसको बोलती है कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें इतना ज्यादा केयरिंग मास्टर मिला। ये बात नेफी के दिल को टच कर देती है। नेक्स्ट वो दोनों ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं जहाँ पर ज़ेगोन उससे पूछता है कि क्या वो नेफी के गले को लॉक कर सकता है क्योंकि अब उसको उसकी जरूरत नहीं है। ब्लैक स्मिथ मना कर देता है क्योंकि उस कॉलर पर पावरफुल मैजिक लगा हुआ होता है। अगर वो गलत तरीके से काटा गया तो कॉलर का ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा और नेफी का हेड अलग हो जाएगा। ब्लैक स्मिथ कहता है कि ओरिजिनल की ही यूज हो सकती है, लेकिन ज़ेगोन जानता है कि वो की उसके प्रीवियस ओनर मैर्सियस के पास है। फिर भी ज़ेगोन उसका टाइम के लिए पैसे देने लगता है, पर ब्लैक स्मिथ उसको रोक देता है। वो याद दिलाता है कि एक बार ज़ेगोन ने उसकी जान बचाई थी और वो कभी भी थैंक यू नहीं बोल पाया। अब वो माफी मांगता है। ज़ेगोन को वो पुरानी बात याद तक नहीं होती, पर ब्लैक स्मिथ स्माइल करता है और कहता है कि कभी भी हेल्प चाहिए तो आ जाना। बाजार जाकर ज़ेगोन नोटिस करता है कि शहर के लोग आज उसके साथ कितने फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं और ब्लैक स्मिथ अंदर से सोच रहा होता है कि नेफी की वजह से ज़ेगोन कितना चेंज हो गया है। दिन खत्म होने लगता है तो ज़ेगोन सोचता है कि नेफी थक चुकी होगी, इसलिए उसको खाना बनाना बोलना गलत होगा। वो उसको एक पब में लेकर जाता है और प्रॉपर डिनर खिलाता है। डिनर के बीच नेफी पूछती कि क्या वो डर नहीं रहा है कि अगर उसने कॉलर हटा दिया तो वो भाग जाएगी। ज़ेगोन थोड़ा सा वरीड होता है, पर फिर भी वो कॉलर को हटाना चाहता है। नेफी अपने सामने रखे खाने को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि ये उसकी जिंदगी का पहला प्रॉपर मील है। ये सुनकर ज़ेगोन को अपना टफ पास्ट याद आ जाता है और वो रियलाइज करता है कि शायद इसलिए वो नेफी की तरह डरा हुआ था। दोनों ने अपनी जिंदगी में सेम पेन ही देखे हैं। जब नेफी खाना खाने लगती है तो वो फोक को यूज नहीं कर पा रही
होती है और बहुत ही एम्बेरस हो जाती है, इसलिए स्पून से एक छोटा सा चेरी टमाटो उठाकर खाती है और बहुत ही हैरान हो जाती है कि ये कितना टेस्टी कैसे है। नेक्स्ट मोमेंट जेगोन भी फोक यूज करने में फेल हो जाता है। फिर नेफी साइली उसको भी स्पून पकड़कर टमाटो खिलाने लगती है। जेगोन बहुत ही शौक हो जाता है, ब्लश करता है और बिना कुछ बोले वो टमाटो खा लेता है और तब उसको याद आता है कि वही स्पून है जिसे नेफी ने खाया था। नेफी क्वाइटली जेगोन को बताती है क्योंकि जेगोन ने कभी उसको कोई ऑर्डर नहीं दिया, वो खुद ही उसके लिए हेल्पफुल चीजें करना चाहती है बिना बोले भी। जेगोन थोड़ा सा शॉक्ड होता है पर फिर भी सॉफ्ट स्माइल के साथ उसकी बात को मान लेता है। उसके जवाब में जेगोन भी नेफी को एक बाइट खिलाता है जिसे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही रेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आसपास के कस्टमर्स उन दोनों को क्यूट कपल बोलकर टीज करने लगते हैं, वो दोनों बिना कुछ बोले पब से तुरंत बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो रेड हेड लड़की जिसे जेगोन ने बचाया था रिवील होती है कि वो होली टेम्पर कैस्टिल की एक कैप्टन है। वो अभी तक बहुत ही शौक में थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि एक विजार्ड जैसे जेगोन ने उसकी जान क्यों बचाई। जब वो जेगोन की शार्प आंखों को याद करती, उसे उसमें छुपा हुआ अकेलापन महसूस होता है। इसी बीच हाई प्रीस्ट आ जाता है और कहता है कि टेंशन मत लो, लेकिन तुम्हारा मिशन खत्म नहीं हुआ है। उसने स्लेन विजार्ड की आउट हाइड को इन्वेस्टिगेट किया है और वो क्लेम करता है कि सिटी में जो किडनैपिंग हो रही है उसके पीछे जेगोन का हाथ है। कैस्टिल तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि जेगोन ऐसा नहीं कर सकता, पर हाई प्रीस्ट के लिए ये मैटर नहीं करता। उसके लिए जेगोन एक विजार्ड है और विजार्ड मतलब चर्च का दुश्मन। कैस्टिल ये बात सुनकर और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो खुद प्रूफ करेगी कि जेगोन इनोसेंट है। अगली सुबह जेगोन अपने पास्ट का एक छोटा सा ड्रीम देखता है। जब वो छोटा था और एक पावरफुल विजार्ड उसे मारने वाला था, तब जेगोन किसी तरह उसका मैजिक चुरा लेता है। ड्रीम यहाँ पर अधूरी खत्म हो जाती है क्योंकि नेफी उसको जेंटली जगा देती है। जेगोन के लिए फर्स्ट टाइम होता है जब उसको कोई प्रॉपर गुड मॉर्निंग कह पाता है और ये उसके लिए एक अचीवमेंट जैसा फील होता है। डाइनिंग रूम में जाकर वो बहुत ही शौक हो जाता है। पूरा घर साफ चमक रहा होता है और नेफी ने ब्रेकफास्ट के लिए फ्रेश ही बेकेड ब्रेड भी बनाकर रखा होता है। जेगोन को अपने घर में ये सब एक मिरेकल जैसा लगता है। नेफी की लंबी एयर्स थोड़ा सा ट्विच करते हैं और जेगोन समझ जाता है कि ये उसकी खुशी का साइन है। टेबल पर सिर्फ एक प्लेट और एक चेयर को देखकर वो पूछते क्या नेफी ने खाना खा लिया। नेफी क्वाइटली बोलती कि वो सिर्फ उसके लिए कुक करती है, खुद के लिए नहीं। जेगोन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो इंसिस्ट करता है कि नेफी उसके साथ ही खाए और बिना सोचे बोल देता है कि उसके लैब पर ही बैठकर खाए, बिल्कुल सेंटा क्लॉज स्टाइल में। नेफी बहुत ही शौक में फ्रीज हो जाती है और जेगोन का फेस तुरंत टमाटो जैसा रेड हो जाता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि उसने क्या बोल दिया। पर नेफी धीरे से एक्सेप्ट कर लेती है और जेगोन की लैब में बैठ भी जाती है। फिर दोनों एक ही प्लेट में शेयर करते हुए एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और सरप्राइजली दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद जेगोन लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा होता है जब नेफी क्वाइटली उसके पास आती है। वो एडमिट करती है कि वो कोई स्पेल कास्ट नहीं कर पाती और जेगोन बहुत ही हैरान हो जाता है। इतनी पावरफुल एनर्जी होने के बावजूद स्पेल यूज ना कर पाना कैसे पॉसिबल है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई 9-tailed फॉक्स अंदर ही लॉक हो गई हो। जेगोन डिसाइड करता है कि उसको सब कुछ सिखाएगा। वो बताता है कि मैजिक सर्कल को लेयर करके स्पेल को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, लेकिन ये टेक्निक बहुत ही डेंजरस होती है। अगर माना कंट्रोल परफेक्ट ना हो तो ये कॉम्बिनेशन लिटरली एक्सप्लोड हो सकता है, लेकिन अगर मास्टरिंग हो जाए तो ये अनइमेजिनेबल पावर दे सकता है। जेगोन पहले ही समझ चुका होता है कि नेफी के अंदर एक सच्चा मैजिशियन बनने का पोटेंशियल है। नेफी उससे पूछती कि वो इतनी शक्ति क्यों चाहता है और ये सवाल सुनकर जेगोन थोड़ा सा हिल जाता है क्योंकि उसने कभी इस बारे में खुद से नहीं सोचा था। कुछ सेकंड चुप रहकर वो सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे बस जिंदा रहना था। फिर वो अपना पास्ट याद करता है जब वो सड़कों पर रहता था, लोगों ने बची हुई रोटी चुराकर अपना पेट भरता था। एक दिन एक विजार्ड ने स्ट्रीट किड्स को किडनैप किया और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। जेगोन सिर्फ इसलिए बच पाया क्योंकि उसने उस विजार्ड की मैजिक को ही चुरा ली और उस दिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो कभी पावरलेस नहीं रहेगा। नेफी चुपचाप उसकी बातों को सुन रही होती है। फिर वो हल्की से स्माइल के साथ बोलती है कि वो खुद कभी स्ट्रॉन्ग बनना नहीं चाहती थी। जेगोन उसे कुछ दिल से बोलने ही वाला था कि तभी उसे अपने रीजन में किसी की प्रेजेंस फील होती है। कैस्टिल और उसके ग्रुप आ चुकी होती है। वो लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए होते हैं। रिसेंट किडनैपिंग के पीछे जेगोन का हाथ तो नहीं है। कैस्टिल अपनी होली सोर्ड को निकालकर उसकी मैजिक बैरियर को क्रैक कर देती है। जब जेगोन सामने आता है उसके चेहरे को पहचान लेता है, वही रेड हेयर लड़की जिसे वो पहले बचा चुका था, लेकिन इस बार वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। उसने उन्हें वार्न किया कि लौट जाओ, पर उन्होंने मना कर दिया और फाइट शुरू हो गई। पहले टेम्पर पेट में जोर से पंच खाकर पीछे उड़ जाता है और दूसरे से टकरा जाता है। ब्लोन टेम्पर अटैक करता है पर जेगोन उसकी तलवार आसानी से तोड़ देता है। उसका हेड साइड में फ्लिक करता है और उसे नीचे दबा देता है। जेगोन कहता है कि उन्हें मारने नहीं वाला है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग बाहर जाकर उसकी पावर का डर फैला सके। पर कैस्टिल चीख कर कहती कि वो झूठ बोल रहा है, वो बस
उस नेफी को लाशें नहीं दिखाना चाहता। गुस्से से भरी कैस्टिल फुल पावर से अटैक करती है पर जेगोन फिर भी उसे चोट नहीं पहुंचाता। कैस्टिल कहती कि वो सिर्फ मैजिक का सहारा लेकर अपनी डिग्निटी को गिराता है। जेगोन वापिस से बोलता है कि वो मैजिक का निंदा कैसे कर सकती है जब वो खुद अपनी होली पावर का यूज करके कमजोर लोगों को अटैक करती है। कुछ लोगों के लिए जैसे वो मैजिक के जिंदा रहने का तरीका है। कैस्टिल थोड़ी देर के लिए उसकी बात से चुप हो जाती है लेकिन फिर भी अटैक कंटिन्यू करती है। जेगोन के ग्लव्स फट जाते हैं और वो दोनों हाथों से उसकी होली सोर्ड को पकड़ लेता है। ट्री के साथ कॉर्नर हो चुका जेगोन खुद को ब्रेस करता है और एक ही स्विंग में कैस्टिल उस ट्रक को 2 हिस्सों में काट देती है। उस क्लोज डिस्टेंस पर कैस्टिल धीरे से कहती है प्ले डेड। वो बताती है कि चर्च ने जेगोन को हंट करने का ऑर्डर दे दिया है और अगर वो यहाँ पर नहीं मरता तो बाद में उससे भी ज्यादा पावरफुल टेम्पर उसको मारने आएगा। जेगोन बहुत ही शौक में रह जाता है। कैस्टिल की आंखों में सॉफ्टनेस आती है। वो कहती है उसने जेगोन की नजरों में मर्सी देखी थी और वो कभी नहीं भूल पाएगी कि एक बार उसने उसकी जान बचाई थी। जेगोन जानता है कि एक टेम्पर का किसी मैजिक यूजर को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। फिर भी कैस्टिल की सिंसियरिटी उसे पहली बार सीरियसली सोचने पर मजबूर कर देती है। जेगोन को सबसे बड़ा टेंशन नेफी की होती है कि अगर टेम्पर लोग उसे देख लेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। और तभी जैसे किस्मत ने सुन लियो नेफी खुद कैसल के बाहर से आ जाती है। एक टेम्पर उसे थ्रेट समझ लेता है और सीधा स्पेयर उसकी तरफ फेंक देता है। जेगोन बिना सोचे समझे नेफी को साइड में धक्का मार देता है पर स्पेयर उसके हाथ को चीर देता है और खून बहने लगता है। ये देखते ही नेफी का सब्र टूट जाता है। उसका गुस्सा, उसका डर सब एक साथ फट पड़ता है और अपनी मैजिक को अनलेस कर देती है। पूरा जंगल जैसे कि कमांड में आ गया उसके। ब्लेंड टेम्पर को पकड़ लेते हैं जैसे कोई जिंदा जहर हो, उसे जकड़ कर रख लेती है। जेगोन तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लेता है और तब तक पकड़े रखता है जब तक कि नेफी खुद को कंट्रोल में नहीं ले लेती। क्योस खत्म होता है। कैस्टिल और उसकी टीम वापस भाग जाती है। बाद में नेफी जेगोन की जख्मी हाथ पर पट्टी बांधती है। जेगोन उसकी मैजिक के बारे में पूछता है पर नेफी थोड़ी देर में ही रुक जाती है और उसे लगता है कि जेगोन उससे डर जाएगा। जेगोन शॉक हो जाता है क्योंकि इंशेंटमेंट को कभी भी एक कहानी समझता था, नॉर्मल मैजिक फॉर्मूला और लॉजिक से चलता था, पर इंशेंटमेंट तो सीधा नेचर को अपनी मर्जी से मोड़ लेता है। नेफी बताती कि उसके गाँव में लोग इस पावर को कर्स कहते थे। जब उनके गाँव पर अटैक हुआ लोगों ने खुद ही नेफी को बेच दिया और जब वो कैप्टिविटी में थी तब भी शहर वाले उसे मारने को ढूंढ रहे थे। उस टाइम नेफी को अजीब सा सुकून मिला था जैसे मौत ही उसकी सजा हो, पर बाद में समझा कि इस तरह से सोचना कितना गलत था और उसने अपना दर्द दिल के सबसे अंदर छुपा लिया। वो बोलती कि शायद से वो इतनी अच्छी या प्योर नहीं है जितनी की होनी चाहिए। जेगोन ये सुनकर हंसते हुए कहते कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं पूरे गांव को ही उड़ा देता। और वो नेफी से कहते कि अगर गलती उसकी नहीं है उन लोगों की थी जो कि वैसे गंदे थे और अगर नेफी के पास इतनी पावर है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जेगोन को अपनी एक पुरानी बात याद आती है जब एक लड़की ने उससे कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग होना उसे बुरा इंसान बना देता है। तब जेगोन ने उस लड़की को वीक कहा था पर वो गुस्से में बोल पड़ती है हाँ मैं वीक हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जीने का हक नहीं है। पर जेगोन हमेशा मानता था कि ज्यादा काइंडनेस और मर्सी कभी कभी इंसान को बर्बाद भी कर देती है, इसलिए उसने स्ट्रेंथ को चूज किया। जेगोन नेफी के सामने घुटने पर बैठकर उसका गालिम से चीक टच करता है और कहता है अपने असली आप को कभी भी मत छुपाया करो। ये सुनकर नेफी टूट जाती है और जेगोन के आंस में चुपचाप करके रोने लगती है। रोने के बाद नेफी सॉरी बोलती कि उसने अपनी वीक साइड दिखा दी। जेगोन मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ये पहली बार है जब तुमने इतना ज्यादा बोला। नेफी शर्मा जाती है और लाल हो जाती है और बात संभालने के बाद पूछती है आपका हाथ अब कैसा है। तब जेगोन को रियलाइज होता है कि उसे तो अब कोई पेन ही महसूस नहीं हो रहा है। जब जेगोन अपना बैंडेज उतारता है तो उसका हाथ पूरी तरीके से हील हो चुका होता है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि जब उसने नेफी का गला टच किया था तो उसकी इंशेंटमेंट पावर उसे हील कर दिया। वो शुक्रिया बोलता है। रात को नेफी पिलर के पीछे से निकलकर धीरे से पूछती कि क्या जेगोन उसके साथ सोने आएगा। जेगोन बहुत ही शौक हो जाता है और उसका दिमाग अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है, पर नेफी समझ जाती है कि वो बस चाहती कि वो दोनों एक ही बेड पर सोए क्योंकि जेगोन हमेशा उसे थ्रोन चेयर पर ही सोता है। जेगोन ऑकवर्ड होकर मना कर देता है पर नेफी पहले से ये एक्सपेक्ट करती थी और उसके सामने बैठकर अपनी गोद को पिलो की तरह ऑफर कर देती है। जेगोन मना नहीं कर पाता और अपना हेड उसके सॉफ्ट थिंग पर रख देता है। ऊपर देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है क्योंकि सीन इतना ब्यूटीफुल होता है। शांत पल में जेगोन पूछते कि वो ये सब क्यों कर रहा है। नेफी मुस्कुराते हुए बोलती कि उसका शुक्रिया करना चाहता है कि उसने उसे अपने साथ रहने दिया और अपनी पावर को यूज करने का हक दिया। जेगोन उसका फेस टच करते हुए पूछते कि क्या वो अपनी इंशेंटमेंट पावर को और अच्छे से कंट्रोल करना चाहता
चाहेगी। वो कहते हैं कि अगर वो सीख गई तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी। नेफी डाउट में पड़ जाती है कि क्या वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन पाएगी। ज़ेगोन उसे कॉन्फिडेंस देता है कि वो एक दिन उससे भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये सुनकर नेफी मान जाती है और ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाती है। ज़ेगोन अंदर ही अंदर इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि नेफी उसकी स्टूडेंट बनेगी। थोड़ी देर के बाद नेफी उसकी पुरानी स्टोरी को याद दिलाती है, उस लड़की वाली जिसने कि उसे बैड गाय बोला था। वो कहती है कि ज़ेगोन चाहे कितना भी टफ बने, वो जानती कि वो बात उसे चुप जाएगी। फिर वो उसका सर अपनी बाहों में लेकर कहती कि वो कभी उसकी काइंडनेस को नहीं भूलेगा। ज़ेगोन चुपचाप एक आंसू बहाता है क्योंकि उसे ये वम्त कभी भी खत्म न होने जैसी फीलिंग होती है। नेक्स्ट डे बारबाडोस मिलने के लिए आता है और टेम्पर अटैक के बारे में पूछता है। ज़ेगोन बताता है कि कैस्टिल का होली सूट काफी स्ट्रॉन्ग था और ये सुनकर बारबाडोस हंसने लगता है। ज़ेगोन जैसे ही नेफी के चेहरे को देखता है वो तुरंत शॉक होकर अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है। उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तब ज़ेगोन उसे बताता है कि वो बारबाडोस जैसा बिल्कुल भी नहीं है और फिर वो नेफी को बारबाडोस से इंट्रोड्यूस करवाता है, कहकर कि अब वो नेफी उसकी स्टूडेंट है क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि सैसे वो फ्यूचर में पावरफुल स्पेल भी मास्टर कर सकती है। बारबाडोस पहले कभी इस एंगल से सोचा नहीं था, इसलिए वो नेफी को देखकर कहता है कि ये लड़की तो एक लिविंग वेपन बन सकती है। फिर वो पूछती है क्या नेफी वो वजह थी जिससे कि टेम्पर वहाँ से भाग गए। ज़ेगोन कैजुअली हाँ बोल देता है। बारबाडोस अगला सवाल पूछता है, तो क्या तुम एम्प्टी थ्रोन को क्लेम करने का प्लान बना रहे हो। ज़ेगोन मना करता है और कहता है कि हाँ एक बार ये थॉट आया था, बस इसलिए कि कोई भी नेफी को हाथ तक ना लगा पाए और वो ये भी समझता है कि सिर्फ 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर वो उन लोगों से हार सकता है जिन्होंने 100 साल तक मैजिक सीखा है। फिर भी जब तक वो जिंदा है तब तक वो ट्राई करता रहेगा। ज़ेगोन के नेफी के लिए ये कंसर्न को देखकर बारबाडोस बस एक ही गहरी सांस लेता है, थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है कि उसका यहाँ से जाना ही बेहतर है। ज़ेगोन कंफ्यूज हो जाता है उसको क्या हो गया, पर नेफी क्वाइटली कहती है कि बारबाडोस उसका अच्छा फ्रेंड लगता है। फ्रेंड जैसा वर्ड ज़ेगोन के लिए नया था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका कोई फ्रेंड भी हो सकता है। वो इस थॉट को साइड में रख देता है और कहता है कि अब नेफी की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी। उस दिन के बाद नेफी अपने कोरेस के बीच मैजिक पढ़ना शुरू करती है। जब भी ज़ेगोन उसकी कुकिंग की तारीफ करता और धीरे धीरे इमोशनल शोक करने लगती है। इंचेंटमेंट प्रैक्टिस जब वो करती है तो उसे अपनी पावर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल लगता है, पर हर दिन उसके मैजिक सर्कल और भी बेहतर होने लगते हैं। फिर एक सुबह उनके पास एक फॉर्मल इनविटेशन आता है। 12 डार्क लॉर्ड्स ने ज़ेगोन को ग्रेट हिल में बुलाया है। प्रोमिस वाले दिन ज़ेगोन एक सीक्रेट कैसल में पहुंचता है जो कि सिटी के नीचे छुपा हुआ होता है। जैसे वो ग्रैंड हॉल में एंटर करता है सभी लॉर्ड्स उसको देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा होता है कि एम्प्टी थ्रोन का कैंडिडेट इतना यंग हो सकता है। ज़ेगोन गुस्से में उन सब पर ग्लेयर करता है और कहता है कि सीधी बात करो वरना यहाँ से चला जाएगा। एक लॉर्ड उसकी प्राइड पर हंस पड़ता है, फिर आगे बढ़कर अनाउंस करता है कि ज़ेगोन को 13 डार्क लॉर्ड चूज किया गया है। वो उसको डार्क लॉर्ड का मालिक दिखाता है और समझाता है कि थ्रोन लेने के लिए ज़ेगोन को इसे एक्सेप्ट करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सबने किया था। ज़ेगोन उस मार्ग से निकल रही पावर को फील करता है, वही सेम एनर्जी जो कि सभी डार्क लॉर्ड्स के अंदर थी। वो फाइनली पूछते हैं कि जब बाकी लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो उसको क्या चूज किया। एक और लॉर्ड जवाब देता है कि ज़ेगोन के अंदर पावर तो है पर उनका सबसे बड़ा टैलेंट सर्वाइवल है। पहले विजार्ड जिसे ज़ेगोन ने हराया था एड्रेस द कस्ट, वो भी नॉर्मल इंसान नहीं था, फिर भी ज़ेगोन ने उसे इतनी कम एज में ही डिफीट कर दिया था। सेरेमनी चल रही होती है और सभी लॉर्ड्स ज़ेगोन की पावर की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैजिक सर्कल को एक बार देखकर याद कर लेना और तुरंत मास्टर कर लेना, ये एबिलिटी ज़ेगोन को दूसरे विजार्ड से बिल्कुल अलग बना देती है। उनके हिसाब से ज़ेगोन का मैजिक इतना डेंजरस है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। एक लॉर्ड और बोलते हैं कि ज़ेगोन की स्ट्रेंथ को देखकर लोग डर भी जाते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि अगर ज़ेगोन चाहे तो किसी का भी पावर छीन सकता है। फिर वो ज़ेगोन के सामने झुक कर कहते हैं कि तुम चाहो तो हम सबको यहीं पर खत्म कर दोगे, कोई भाग भी नहीं पाएगा। इसी वजह से तुम्हें 13 डार्क लॉर्ड चुना गया है। ज़ेगोन चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा होता है और एक पल के लिए सोचता है क्या वो सच में चाहे तो इन सब की पावर को ले सकता है। तभी एक लेडी लॉर्ड उसको वॉर्न करती है कि हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन जितना मिलेगा उससे ज्यादा तुम खो दोगे। ये सुनते ही नेफी का चेहरा उसके दिमाग में आ जाता है। एक और लॉर्ड कहता है कि डार्क लॉर्ड्स का गुस्सा सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं होता, वो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी हर एक चीज को मिटा सकते हैं। डार्क लॉर्ड का रास्ता कभी भी पीसफुल नहीं होता, इस रास्ते में सिर्फ डार्कनेस ही साथ चलती है। ज़ेगोन उनकी बात को सुनकर हल्की से स्माइल देता है, जैसे कह रहा हो कि ये डार्कनेस तो वो पहले ही जी चुका है। उसके लिए दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, डेविल बन जाओ या फिर मर जाओ। और ज़ेगोन जीना चूज करता है और इसलिए वो डार्क लॉर्ड बनना एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक कंडीशन पर। सेरेमनी के बाद ज़ेगोन वापस अपने कैसल में आता है। नेफी किचन में डिनर बना रही होती है। जब ज़ेगोन हैवी एक्सप्रेशन के साथ अंदर आता है और नेफी को सच बताता है कि अब वो डार्क लॉर्ड बन चुका है और इस पावर से उसकी कस्ट चैन को वो फाइनली अनलॉक कर सकता है। फिर ज़ेगोन उसकी चैन को तोड़कर कहता है कि अब तुम फ्री हो, डार्क लॉर्ड को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगली सीन में नेफी खुद को एक डार्क गली में अकेली पाई जाती है। उसे याद आता है गरम गरम डिनर और छोटा घर
जहाँ पर वो सेफ फील करती थी। और फिर उसकी नेक में लटकी हुई चैन का खुला लॉक। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गुजरी होती है, जैगोन ने उसे जाने दिया बिना पलटे। कुछ देर के बाद कैस्टिल उसे ढूंढ लेती है और नेफी को एक कोने में बैठकर देखती है और पूरी तरीके से शौक में। कैस्टिल उसके पास घुटनों पर बैठकर प्यार से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? पर नेफी की आंखों में और दर्द भी होता है और डिस्पेयर में डूबकर कैस्टिल को अपनी जिंदगी देने की बात कह देती है। कैस्टिल भी उसकी अजीब सी हालत देखकर बहुत ही डर जाती है। उन दोनों को देखकर आसपास के लोग रुकने लगते हैं। गॉसिप चल पड़ती है। सब लोग कहते हैं कि ये वही नेफी है जो कि एक विजार्ड के साथ रहती थी और अब सब ये अज्यूम कर लेते हैं कि कैस्टिल उसे बुली कर रही है बस इसलिए क्योंकि नेफी एक विजार्ड के साथ थी। तभी बीच में मेन्यूला आ जाती है, दोनों की दरमिया खड़ी होकर। वो कैस्टिल को डांट कर कहती कि एक बेचारी लड़की के साथ इतना हार्टलेस बिहेव कैसे कर सकती हो। कैस्टिल रोने लगती है और मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। नेफी कितनी भी कोशिश करे समझने की कैस्टिल ने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी कैस्टिल के आंसू रुकते नहीं है। थोड़ी देर के बाद तीनों एक पास वाले पब में आ जाते हैं। कैस्टिल अपने रिएक्ट करने का सॉरी बोलती है और मेन्यूला क्यूरियोसिटी से पूछती कि वो नेफी को कैसे जानती है। कैस्टिल क्वाइटली बताती कि वो उसकी मिशन की वजह से नेफी से मिली थी। नेफी तुरंत बोल देती कि कैस्टिल की कोई गलती नहीं है। जैगोन को जो चोट लगी थी वो एक और टेम्पर टेरोस की वजह से हुई थी, जो नेफी के ट्री अटैक के बाद ट्रोमा में चला गया था। जब उनका खाना आता है नेफी को याद आता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेन्यूला प्यार से कहती कि वो खाना को कवर कर देगी लेकिन ड्रिंक्स का बिल कैस्टिल देगी। कैस्टिल भी कम्प्लीमेंट करने वाली होती है कि नेफी अचानक से जोर से रो पड़ती है। पुरानी यादें उस पर टूट पड़ती है और कैस्टिल और मेन्यूला बहुत ही शौक रह जाती है। आंसू में भीगी नेफी सिर्फ एक ही बात कह पाती है, जैगोन ने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया। मेन्यूला एक बड़ी बहन की तरह उसे जेंटली हक करके काम करती है जब तक नेफी अपनी पूरी स्टोरी बता नहीं देती। कैस्टिल गुस्से में कहती कि लगता है कि जैगोन नेफी का यूज कर रहा था, लेकिन नेफी तुरंत उसकी बात को काट देती है। उसका चेहरा ठंडा हो जाता है, आंखें सीरियस होकर कहती है, जैगोन कभी ऐसा नहीं कर सकता। मेन्यूला पूछती क्या जैगोन ने उसे भेजने से पहले कुछ अजीब बात की थी। तब नेफी को याद आता है कि जैगोन ने कहा था कि वो डार्क लॉर्ड बन गया है। मेन्यूला समझाती कि उनका शहर 13 डार्क लॉर्ड मर्क्यूस के रूल में था, लेकिन उनकी डेथ के बाद शहर में सिर्फ मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। कैस्टिल बताती है कि पिछले कुछ हफ्तों में कई लड़कियां गायब हो चुकी है। मेन्यूला कह देती है कि कल्प्रिट एक विजार्ड था जिसे लोग फेस स्टेकर कह देते और चर्च में उसे ऑलरेडी पकड़ लिया था। फिर वो चर्च के टैक्सेस और उसके सो कॉल्ड सल्वेसेस ऑफरिंग के बारे में गुस्सा निकालती है। कैस्टिल कुछ बोल भी नहीं हो रही होती है, लेकिन नेफी उसका हाथ पकड़कर सॉफ्टली कहती कि इसमें कैस्टिल की कोई गलती नहीं है। कैस्टिल अपने आंसुओं के पीछे हल्के से स्माइल देती है और तभी समझ में आता है कि जैगोन नेफी को इतना प्रोटेक्ट क्यों करता था। बातें वापस से डार्क लॉर्ड की तरफ चली जाती है। कैस्टिल समझाती है कि डार्क लॉर्ड को पूरा इविल माना जाता है, वो इविल जिसे चर्च को डिस्ट्रॉय करना होता है। चर्च के पास 12 होली सोर्ड्स हैं और हर सोर्ड में एक डार्क लॉर्ड को मारने के लिए बनाई गई है। अगर ये नया 13 डार्क लॉर्ड उठकर आ गया तो चर्च उसका शिकार करेगा। नेफी चुपचाप समझ जाती है, शायद इसीलिए जैगोन ने उसे फ्री किया। इसके बाद कैस्टिल सॉफ्टली पूछती है जैगोन मैजिक में कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या वो कभी अपनी पावर बढ़ाने के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस करेगा। नेफी तुरंत मना कर देती है और कहती है कि जैगोन कभी भी कमजोर लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वो सिर्फ उन्हीं लोगों से लड़ता है जिनको वो सच्ची में क्रूअल समझता है। कैस्टिल भी इस बात से एग्री करती है क्योंकि उसने खुद देखा था कि कैसे जैगोन ने उसे सिर्फ इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो एक लड़की थी और इतनी टेरिफाइंग पावर होने के बाद भी वो एक जेंटलमैन है। वो बोलती कि जब उसने जैगोन को पहली बार देखा था वो एक ऐसा इंसान था जैसा लग रहा था कि अंदर ही अंदर मदद के लिए चिल्ला रहा हो और उसका ईगो उसे कबूल नहीं करने देता। नेफी ये बात पूरी तरीके से समझ जाती है। उसे ये बात तो पसंद नहीं आती कि कोई और इतना ज्यादा डीपली जैगोन को महसूस कर सके, पर जैगोन की चिंता उसके जेलिसी से ज्यादा हो जाती है। वो खड़ी होती है और वो डिसाइड करती कि उसे जैगोन के पास वापस जाना ही होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि जैगोन हर्ट नहीं हो सकता। कैस्टिल भी प्रॉमिस करती कि वो भी हेल्प करेगी और उस इंसान को पकड़ कर रहेगी जिसने जैगोन को सिटी में क्राइम्स के लिए फ्रेम किया। मेन्यूला मुस्कुरा देती है, खुश होती है, सब कुछ ठीक डायरेक्शन में जा रहा है और नेफी को कहती कि जब भी बात करनी हो वो उसके पास आ सकती है। नेफी पूछती कि वो इतनी कांड क्यों है तो मेन्यूला सिंपल सा जवाब देती है क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं। कैस्टिल थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए बोलती कि वो भी इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहती है। तीनों लड़कियों के बीच हल्का सा हैप्पीनेस का मोमेंट आता है। तभी अचानक से कैस्टिल के यूनिट के 3 टेम्पर्स पब में दौड़ते हुए आते हैं और इमरजेंसी चिल्लाते हैं। वो कुछ बोल ही पाते उससे पहले काले शैडोस रूम में घुस जाते हैं। जैगोन के नाम पर बुलाई गई डार्क मैजिक एक सेकंड में नेफी और कैस्टिल को पकड़ लेते हैं। मेन्यूला मुश्किल से बचती है और हवा में उड़कर एस्केप कर लेती है। कैसल में जैगोन अकेला बैठा होता है। घर बिल्कुल सन्नाटा सा लग रहा होता है नेफी के बिना। पब के 3 टेम्पर्स जैगोन के बनाए हुए ट्रैप्स में फंस चुके होते हैं, वही ट्रैप जो उसने नेफी के साथ मिलकर बनाए थे। जैगोन खुद को समझाता है कि नेफी को जाने देना सही डिसीजन था, पर फिर भी एक और दर्द सा चुभता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है
एक ब्लोन टेम्पर उसके पैर को पकड़ लेता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि कैस्टिल को बचा लो। वो बताता है कि कैस्टिल जेगोन की इनोसेंस प्रूफ करने के लिए हाई प्रीस्ट से टकरा गई थी। जेगोन बहुत ही कंफ्यूज होता है। तभी मैनुएला हवा से उतर कर आती है और चिल्लाकर बताती है कि नेफी और कैस्टिल दोनों को किडनैप कर लिया गया है। जेगोन के हाथ खुद जाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है, एक्शन ले या फिर चुप रहे। वो जानता है कि अगर वो कुछ करता है तो चर्च को नेफी के साथ उसका बॉन्ड पता चल जाएगा और नेफी को हेरेटिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पर इससे पहले कि वो हेजिटेट करे, मैनुएला गुस्से में जेगोन को बोलती है कि नेफी सच में उसके साथ रहना चाहती है और वो इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है। उसकी बातें जेगोन के दिल में तलवार की तरह उतर जाती है। उसे याद आता है कि इतनी सारी पेनफुल बातें सुनने के बाद भी नेफी उसके साथ रहना चाहती थी। इसी रियलाइजेशन के साथ उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैजिक यूजर सेल्फिश होते हैं। फिर भी वो धीरे से बोलता है कि वो खुद भी सेल्फिश है क्योंकि नेफी उसकी है और जो भी उसे छूने की हिम्मत करेगा उसकी जिंदगी की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ये बोलते ही जेगोन खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में पूरा गुस्सा जल रहा होता है। मैनुएला और 3 टेम्पर्स तुरंत उसके साथ खड़े हो जाते हैं, नेफी और कैस्टिल को बचाने के लिए रेडी। मैनुएला पूछती कि क्या वो जानता है कि ये सब किसने किया। जेगोन अपनी नजर को नीचे कर लेता है और हैवी वॉइस में कहता है हाँ, वो गैस कर सकता है। इधर एक अंधेरी केव के अंदर नेफी दर्द से आंखें खोलती है। वो चैन में बंधी होती है। कैस्टिल उसके बिल्कुल पास होती है। साइक्लेस पर लगी कर्स उसकी एनर्जी को धीरे धीरे खा रही होती है, उसकी पावर को पूरा सील कर देती है। तभी अंदर से एक फेमिलियर वॉइस गूंजती है और बारबाडोस सामने आ जाता है। नेफी होश में ही भर जाती है और गुस्से में पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? और जेगोन का दोस्त होना चाहिए था तुम्हें। पर बारबाडोस हंसी उड़ाता है, एक क्रूअल हंसी। वो बोलता है कि उसने कभी जेगोन को दोस्त माना ही नहीं और रिवील करता है कि एड्रेस जैसे कि जेगोन ने पहली बार हराया था एक्चुअली उसका मेंटोर था। बारबाडोस कहते हैं कि जेगोन के पास जो कुछ भी है वो सब उसका होना चाहिए था। जेगोन की पावर, उसका नॉलेज, उसकी पोजीशन, सब कुछ। वो कहते हैं कि किडनैपिंग उसने ही करवाई थी। एक वीक विजार्ड को जेगोन के नाम से क्राइम्स करने दिया ताकि जेगोन को फ्रेम किया जा सके, पर प्लान बिगड़ गया और सब कुछ कंट्रोल से बाहर चला गया। कैस्टिल गुस्से में सिर्फ मोस्टर बोलता है। बारबाडोस सिर्फ स्मिरिक करता है और कहता है कि एक बड़े काम के लिए सेक्रीफाइस जरूरी होते हैं। उसका गोल है कि 12 डार्क लॉर्ड को प्रूव करना कि वो भी उनके लेवल का है। और अब नेफी एक रेयर एल्फ, उसका परफेक्ट सेक्रीफाइस है। उसकी मदद से वो फोरबिडन पोर्टल ओपन करना चाहता है। पर नेफी उसकी आंखों में ताक कर बोलती कि जेगोन ऑलरेडी 13वां डार्क लॉर्ड बन चुका है। ये सुनकर बारबाडोस के पैर जम जाते हैं। शोक और गुस्से के साथ उसके चेहरे भर जाते हैं। वो चिल्लाता है कि जेगोन ने उसे सब कुछ छीन लिया और नेफी को खींचकर मैजिक सर्कल की तरफ ले जाता है। कर्स की वजह से नेफी अपने शरीर को लगभग हारते हुए महसूस करती है। उसे लगता है कि शायद से यही उसका एंड है। पर तभी उसके दिमाग में एक बात घूम जाती है। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान था जिसने उसे कभी एक टूल नहीं समझा बल्कि एक इंसान की तरह देखा और वो जेगोन था। ये सोचकर उसके अंदर एक तेज फ्लेम जाग जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है मैं सिर्फ जेगोन की हूँ और कोई भी मुझे उससे दूर नहीं कर सकता। बारबाडोस गुस्से में उस पर हाथ उठाने वाला होता है कि अचानक से पूरा केव एक ह्यूज एक्सप्लोजन से हिल उठता है और धुएं के बीच जेगोन सामने खड़ा होता है। बारबाडोस एक ही पल में समझ जाता है कि उसके सारे ट्रिक्स एक्सपोज हो चुके हैं। वो गुस्से में जेगोन से पूछते कि उसने ये सब कब समझा। जेगोन बिल्कुल कूल वॉइस में बोलते है कि ये बहुत ही सिंपल था। वो एक्सप्लेन करता है कि फेस टेलर जैसा वीक विजार्ड उसकी पावर बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। वो तो एक बेकार सीरू था जो कि मर्सी की भीख मांगकर मर गया। इसलिए जेगोन को तुरंत समझ में आ चुका होता है कि उसका बैरियर सिर्फ एक ही इंसान तोड़ सकता था, बारबाडोस। पर असली क्लू तब मिलता है जब बारबाडोस उसके पास आया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सुना था कि जेगोन को एक होली टेम्पर ने अटैक किया था। उस वक्त ही सब कुछ ऑब्वियस हो गया था। लेकिन जिस बात ने जेगोन को अंदर तक जला दिया वो ये था कि बारबाडोस ने नेफी को हर्ट किया और ये चीज है कि जेगोन को कभी भी उसके खिलाफ माफ नहीं कर सकता। एक सेकंड भी वेस्ट ना किए बिना जेगोन लाइट की स्पीड से मूव करता है। वो बारबाडोस का हाथ और पैर एक ही अटैक में तोड़ देता है, उसको बिल्कुल पैरालाइज कर देता है। फिर तुरंत नेफी के चैन को तोड़कर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? और नेफी उससे वापस वही सवाल पूछती है और पहली बार वो अपने दिल की बात सीधे बोलती है। वो कहती है कि उससे भी ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो जेगोन को सैड देख लेती है। अगर जेगोन उसे बेकार समझता है तो सैड से वो चली भी जाती, पर उसका वो लोनली सरफेस बर्दाश्त नहीं कर पाती और जेगोन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। जेगोन का दिल उसकी बातों से पिघल जाता है और नेफी को जोर से अपनी बाहों में खींच लेता है और उसे सॉरी बोलता है उसे छोड़ने के लिए। पर उसका ये सॉफ्ट सा मोमेंट तुरंत टूट जाता है क्योंकि बारबाडोस एक ह्यूज स्वार्म ऑफ मैजिक सर्कल समन कर लेता है काउंटर अटैक के लिए। लेकिन जेगोन की एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रहती है और रिवील करता है कि पहले ही बारबाडोस की मैजिक एनर्जी को करप्ट कर चुका है। बारबाडोस पागल होकर चिल्लाता है कि जेगोन ने ये टेक्निक आर्डास से चुराई है। जेगोन उसे सही करता है, नहीं, ये टेक्निक मैंने आर्डास को एंड करने से पहले ही मास्टर कर ली थी।
वो बताता है कि पहले वो सिर्फ ब्लड से मैजिक सर्कल को ड्रॉ कर पाता था और जब अर्डास ने उसे सेक्रीफाइस करने की ट्राई की तब ज़ेगोन ने चुपके से अपने हाथ पर एक सीक्रेट सर्कल बना लिया था और क्योंकि अर्डास ने वही स्पेल यूज किया था ज़ेगोन ने ही इंसिस्ट उसकी मैजिक को चुरा ली। बारबाडोस गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपनी मेमोरी में जितनी भी स्पेल्स याद है सबकी मैजिक सर्कल को समन कर देता है पर ज़ेगोन उसे एक एक करके इतनी आसानी से स्टील कर लेता है जैसे कि ये कोई गेम हो। ज़ेगोन कामली बोलता है कि उसकी पावर्स लक से नहीं और उसकी नॉन स्टॉप मेहनत से रिजल्ट है। और रातों रात लाइब्रेरी के सारे बुक्स को पढ़ गया इतना कि लोग उसे अवॉइड करने लगे। सिर्फ एक इंसान उसके पास रहता था, बारबाडोस, और ज़ेगोन सोचता था कि शायद से उसका फ्रेंड है। पर बारबाडोस सिर्फ क्यूरियस था, जानना चाहता था कि ज़ेगोन एक्चुअली कैसा इंसान है। और अब ज़ेगोन उसका ये जवाब दिखाता है, बाय कंट्रोलिंग एवरी सिंगल मैजिक सर्कल बारबाडोस ने कभी सीखा था जो उससे। यही ज़ेगोन का असली मास्टरी था। और फिर नए क्राउड डार्क लॉर्ड के रूप में जैन अपनी असली टाइटल अनाउंस करता है, जैन द विजार्ड स्लेयर। उसके वर्ड्स के तुरंत बाद उसकी अपग्रेड मैजिक सर्कल एक मैस डिस्ट्रक्शन की वेव पूरी तरीके से केव को हिला देती है। बारबाडोस जमीन पर गिर पड़ता है, उसके मुंह से खून बह रहा होता है। उस मोमेंट में उसे समझ में आ जाता है कि चाहे वो डार्क लॉर्ड के में शामिल ना हो पाए, वो कभी ज़ेगोन को क्रॉस नहीं कर सकता। सांस लेने में तकलीफ होती है, वो अपनी एरोगेंस के लिए माफी मांगता है और डिस्प्रेशन में फ्रेंडशिप का कार्ड भी प्ले करता है। ज़ेगोन धीरे से उसके पास आता है, उसकी आई बिल्कुल कोल्ड, और वो सीधा बोलता है, तुम कभी मेरे फ्रेंड थे ही नहीं। फिर अपने मैजिक चार्ज पंच की तरफ भगाता है पर वो पंच बारबाडोस के फेस के बिल्कुल पास जमीन पर लगता है। इस एक ही हिट से बारबाडोस अंदर तक हिल जाता है। बारबाडोस डर और पागलपन के मिक्स हंसी के साथ ज़ेगोन कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है, कहता है कि वो मजाक कर रहा था क्योंकि वो बारबाडोस की लाइफ नहीं लेगा। बारबाडोस उसे फूल कहता है पर ज़ेगोन कामली जवाब देता है, मैं बाउंड्रीज को तोड़ूंगा, अब विजार्डिंग रूल्स मेरी जिंदगी को डिसाइड नहीं करेंगी। अचानक जमीन वोलेंटली शेक करने लगती है। ज़ेगोन तुरंत पूछते कि बारबाडोस ने उसने क्या किया, पर बारबाडोस शॉक हो जाता है, ये मैं नहीं हूँ। ज़ेगोन को समझ में आ जाता है कि उसका पंच बारबाडोस की शील्ड मैजिक को एक्टिवेट कर गया है। बारबाडोस बहुत ही कंफ्यूज करता है, वो एक रियल डीमन को समन करने की ट्राई कर रहा था। अगली पल एक ह्यूज डीमन अवेकन होने लगता है। सब लोग वर्स्ट के लिए रेडी हो जाते हैं। ज़ेगोन उस डीमन की ऑरा को फील करता है, एक ऐसी प्रेशर जिससे उसे लगता है कि शायद से वो इस बैटल में जीत नहीं पाएगा। पर जब डीमन पूरी फॉर्म में आता है वो अटैक नहीं करता बल्कि वो जैन के सामने नेल करता है जैसे कि उसने अपने लॉर्ड को पहचान लिया हो। ये साइड देखकर सब बहुत स्टंट रह जाते हैं। ज़ेगोन बहुत ही कंफ्यूज होता है पर काम टोन में डीमन को ऑर्डर देता है कि वो अपनी रिले में वापस चला जाए और सबके सरप्राइज के लिए डीमन उसकी ऑर्डर को फॉलो कर लेता है। डीमन के जाते ही केव गिरने लगती है और ज़ेगोन सबको खींचकर बाहर लेकर आता है। केव के एग्जिट पर 3 टेम्पर्स ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। कैस्टिल को सेफ देखकर टोन्स हंसी में बोलता है कि शायद से ये पहली बार हुआ है जब वो विजार्ड्स को बिना हट किए लौट रहे हो। ज़ेगोन थोड़ा सा सांस छोड़कर उन्हें जाने देता है। मैनुला उसके क्लोज आकर सॉफ्टली थैंक यू बोलती है। बारबाडोस भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और एग्जैक्टली ज़ेगोन की ऑर्डर के हिसाब से वो वहाँ से चला जाता है। आखिर में सिर्फ ज़ेगोन और नेफी ही रह जाते हैं। नेफी पहले बोलती है और पूरे कन्वेंशन के साथ कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ज़ेगोन धीरे से उसके सामने घुटने पर बैठ जाता है। वो कहता है कि उसे मास्टर या डैडी बुलाया जाना नहीं चाहिए, वो कुछ और ही चाहते हैं। अपने इमोशंस को ज्यादा देर तक होल्ड ना कर पाते हुए वो खड़ा होता है, नेफी के शोल्डर पकड़ता है और डिसाइड करता है कि तुम मेरी हो हमेशा डेथ के बाद भी। नेफी हल्की सी गर्म स्माइल के साथ ये बात को एक्सेप्ट कर लेती है। नेफी अपना पुराना चैन उठाती है और हंसकर बोलती है कि पहले ये चैन उसके लिए एक स्लेवरी का सिंबल था पर अब वो चाहती कि ज़ेगोन ही उसे उसके गले में ये पहनाए क्योंकि अब उनके बॉन्ड की शुरुआत हो चुकी है। जब नेफी उससे पूछती कि हमारा रिलेशनशिप आखिर है क्या, तो ज़ेगोन इतना पावरफुल होने के बाद भी दब जाता है क्योंकि वो अभी तक प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कैस्टिल अपनी होली सोड वापस चर्च में देने जाती है। उसका कहना होता है कि अब वो इस सोड को वॉरिड करने लायक नहीं है क्योंकि वो ज़ेगोन जो कि चर्च को दुश्मन माना जाता है उसकी मदद करना चाहती है। हाई प्रीस्ट सोड को ले लेता है और बताता है कि कैस्टिल को अब पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। पर असली प्रॉब्लम सोड खुद होती है क्योंकि ये होली सोड अपने मास्टर को खुद चूज करता है और उसके लिए ये गलत लग रहा होता है कि जिस वॉरियर को उसने चुना है अब वो उसको पनिश नहीं किया जा रहा है। हाई प्रीस्ट उसकी सारी सर्विस को याद करते हुए वादा करता है कि वो कैस्टिल को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन तब एक और स्ट्रॉन्ग होली टेम्पर राफेल हाइड्रोल उनके सिटी में आने वाला होता है। कोई नहीं जानता है कि किस काम से वो आ रहा है पर कैस्टिल को डर लगने लगता है कि शायद से वही उसे जज करने के लिए भेजा गया हो। इधर ज़ेगोन लाइब्रेरी में डूबा हुआ होता है, डार्क लॉर्ड्स की पावर और डीमन से उनके कनेक्शन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हुए। पर कितनी भी किताबें पढ़ ले उसके सवालों का जवाब नहीं मिलता। तभी नेफी चुपके से उसे सरप्राइज करने के लिए आती है पर ज़ेगोन पहले ही उसके प्रेजेंस को महसूस कर लेता है। हाई डिफरेंस की वजह से
नेफी का सरप्राइज अटेम्प्ट फेल हो जाता है और वो थोड़ी एम्बेरेस्ड होकर पीछे हट जाती है। फिर भी वो प्यार से स्माइल के साथ बोलती है कि वो वरीड है कि जेगोन ज्यादा ओवरवर्क ना कर ले। जेगोन उसकी क्यूटनेस से अपनी इमोशन कंट्रोल कर नहीं पाता। नेफी बताती कि उसने मैन्युला की न्यू रेसिपी से लंच बनाया है और मैन्युला ने उसे बहुत ही सारी डिशेस भी बनानी सिखाई है। जैसे ही दोनों खाना टेस्ट करते हैं, जेगोन को यकीन नहीं हो रहा होता है कि इतना टेस्टी चीज एग्जिस्ट भी कर सकती है। नेफी बताती कि उसने पुडिंग भी बनाई है और ये एग्स और क्रीम से बनती है, जिसके बारे में जेगोन को जरा सा भी नॉलेज नहीं होता। जब जेगोन पुडिंग को देखता है वो समझ नहीं पाता है कि इसे खाना कैसे है। नेफी स्पून देखकर उसे गाइड करती है और जैसे वो एक छोटा सा स्पून फुल लेता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि टेस्ट का दुनिया में कितना कुछ भी हो जाए उससे कभी महसूस नहीं किया। तभी अचानक कैसल पूरा हिलने लगता है, जेगोन का बैरियर टूट जाता है और एक जायंट ड्रैगन अंदर घुस जाता है। ये वोल्फोर होता है, अपनी भयानक आवाज के साथ जेगोन को चैलेंज करने के लिए आया हुआ। जेगोन उससे कहता है कि रुक जाओ, पहले मैं अपनी पुडिंग को फिनिश कर लूं, पर वेल्फोर इसे इंसल्ट समझ लेता है और सीधा अटैक कर देता है। पुडिंग खराब होते ही जेगोन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए वेल्फोर को एक झटके में ही हॉल के बाहर उड़ा देता है। जब उसका हेलमेट जमीन पर गिरता है, नेफी बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि वो कोई मोस्टर नहीं बल्कि एक लड़की होती है। जेगोन भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, जैसे कि उसने कुछ गलत कर दिया हो या फिर बोल दिया हो, और बिना टाइम वेस्ट किए वो वेल्फोर को उठाकर गेस्ट बेडरूम में रख देता है ताकि वो रह सके। कुछ देर के बाद वेल्फोर होश में आता है, फिर वो जेगोन पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर जेगोन उसे आसानी से पकड़ लेता है और कामली बोलता है कि पहले नेफी को थैंक यू कर दूं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं होती तो उसका सर बास्केटबॉल की तरह उड़ा देता। वेल्फोर पूछती कि उसने उसे मारा क्यों नहीं, तो जेगोन सिंपल सा जवाब देता है, नेफी की वजह से। फिर वो उससे पूछती कि अटैक क्यों किया, तो वेल्फोर प्राउडली बोलती कि वो ड्रैगन है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। एक दिन वो विजार्ड स्लेयर को यानी कि जेगोन को खत्म करेगी। जेगोन उसकी डिटर्मिनेशन को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब वो भी ऐसे ही लेवल आइड एम्बिशन से भरा हुआ था। इसलिए पनिश करने की वजह वो प्रिटेंड करता है कि एक हफ्ते तक नेफी की हेल्प करना ही उसकी पनिशमेंट होगी। इस तरीके से वो उसे स्लोली ही सही लेकिन सही गलत का सबक भी सिखा पाएगा, और अगर फिर भी वो बैड निकली तो जेगोन के हिसाब से उसकी कोई गलती नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद वेल्फोर कंफ्यूज में पूछती क्या जेगोन उसे खाने का प्लान कर रहा है। जेगोन थोड़ा सा शौक होकर कहते कि हाँ, वो थोड़ा पूरा भी आदमी हो सकता है पर इतनी क्रेजी बिल्कुल नहीं। नेफी कंफ्यूज होकर पूछती कोई ड्रैगन को खाएगा क्यों। जेगोन एक्सप्लेन करता है कि ड्रैगन का ब्लड और फ्लैश में इंसेन मैजिक एनर्जी होती है। जेनरेशन, लॉन्ग लाइफ, डिजीज कोर और उनकी हड्डी से तो आधा वर्ल्ड बीमारियों से बच सकता है। तभी जेगोन को समझ में आता है कि वेल्फोर हैवी आर्मर के अंदर इतना चिपका क्यों रहती है। जेगोन अपने स्टार्विंग डेज को याद करता है जब लोग उसे थोड़ा सा फूड देते थे, तो वेल्फोर को भी फूड ऑफर करता था। वेल्फोर पहले तो इंसल्ट करती थी और खाना फेंकने के लिए जा रही थी। तभी जेगोन डराते हुए वॉर्न करता है कि अगर नेफी का बनाया हुआ खाना वेस्ट किया तो उसे डायरेक्टली कूबे ब्रांड से मिलवा देगा। ये सुनते ही वेल्फोर शांत हो जाती है और एक बाइट में खाना खा लेती है और खत्म कर देती है। इतना टेस्टी लगता है उसे। उसके बाद जेगोन लाइब्रेरी चला जाता है। वेल्फोर कहती कोई स्टूपिड है जो कि नेफी के साथ छोड़कर जा रहा है, पर जेगोन कॉन्फिडेंटली कहते कि जो वो चाहे कर ले और नेफी के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। जेगोन दूर से दोनों को ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे वेल्फोर नेफी के साथ लॉन्ड्री में हेल्प करने लगती है। नेफी का कुकिंग देखकर वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और कहती कि अब नेफी उसकी फ्रेंड है। जेगोन को लेकर उसकी फीलिंग मिक्स्ड रहती है। उसे लगता है कि वो अजीब है क्योंकि वो अपनी रियल पावर छुपा कर रखता है, फिर भी उसके साथ काइंडनेस से बिहेव करता है। इसलिए वो नेफी से क्वाइटली पूछती है कि वो जेगोन के साथ रहती क्यों है। नेफी सॉफ्ट स्माइल के साथ कहती है हाँ, जेगोन ने उसे बाय किया था पर कभी भी एक टॉय की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि उसने हमेशा उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्सेप्ट किया। वेल्फोर के अंदर उसकी बात कुछ ऐसा ट्रिगर करती है जो कि उसने कभी फील नहीं किया था। कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे वेल्फोर उन दोनों के साथ रहने की आदत डालने लगती है और नेफी के साथ बिना एक भी शिकायत किए हार्ड वर्क करती रहती है। एक शाम जब जैन डीमन लॉर्ड की लोकेशन ढूंढने में बिजी होता है, वेल्फोर उसे डिनर के लिए बुलाती है। जैन नॉर्मल तरीके से आकर बैठ जाता है, लेकिन वेल्फोर उसे वॉर्न करती कि एक दिन वो पीछे अटैक भी कर सकती है। जैन बस हल्का सा स्माइल करता है जैसे बारबाडोस की याद आ गई हो और वो बोलता है बिल्कुल ट्राई कर लेना, पर अगली हारी तुम्हारी कोर्सेस डबल हो जाएंगे। टेबल पर बैठी हुए वेल्फोर पहले दिन वाले अटैक के लिए बहुत ही साइली सॉरी बोलती है। जैन को लगता है कि वो फाइनली काम हो रही है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि कैसल एक्सप्लोर करते वक्त उसके साथ ले जाएगा। लेकिन ये सुनते ही वेल्फोर गुस्सा हो जाती है और पूछती कि वो उस पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं जबकि वो एक ड्रैगन है। जैन क्वाइटली जवाब देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो ड्रैगन है या फिर कुछ और, क्योंकि उसके घर में वो सिर्फ एक लड़की है और उसे बस उसी की तरह बिहेव करना है।
ये वर्ड सुनकर वेल्फोर बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। उसे कभी किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया। ओवरवेल्म होकर वो रोने लगती है। जेन ऑकवर्डली उसकी हेड पर अपने हाथ को रखकर बोलता है, नेफी के खाने में टीयर्स मत गिरा देना। वो सोप्स के बीच में सर हिलाती है और कहती कि आज से उसे अपना फ्रेंड भी मान सकती है। उस रात वेल्फोर स्पून पकड़े पकड़े ही सो जाती है। जब जेन जेंटली उसका स्पून निकालने की ट्राई करता है, वो उसकी फिंगर को ही पकड़ लेती है और नींद में अपने फादर के बारे में कुछ बोलती रहती है। नेफी चुपचाप ये सीन देखकर स्माइल करती है और कहती कि लगता है कि जैसे तुम दोनों ने एक बच्चा पाल लिया हो। उन दोनों के चेहरे एकदम लाल हो जाते हैं और बिना कुछ बोले एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। कैसल का काम स्टार्ट करते ही वेल्फोर एक जर्नल बनने लगती है जिसमें वो क्लीनिंग, लॉन्ड्री और कुकिंग के बारे में सब कुछ लिखती है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज की टेंशन लेती है वो है जेन और नेफी की बॉन्डिंग। एक बार उसने नेफी को चुपचाप जेन का चेहरा देखते हुए सुना था, जैसे वो हिम्मत जुटाकर कुछ इम्पोर्टेंट बोलने वाली हो। एक और बार लाइब्रेरी में वो नेफी को जेन की लैब में बैठाकर पढ़ते हुए देख लेती है और जैसे ही वेल्फोर आती है वो दोनों ऑकवर्ड होकर अलग हो जाते हैं। फिर भी वेल्फोर को इस जगह का वार्म एनवायरनमेंट पसंद आने लगता है। नेक्स्ट डे जेगोन और नेफी उसे मैनुएला की शॉप पर ले जाते हैं। वहाँ से वेल्फोर के लिए एक क्यूट सा कोट लेते हैं जो उसे इतना पसंद आता है कि वो खुशी से चमक उठती है। मार्केट से वापस आते वक्त वेल्फोर उन दोनों का हाथ पकड़कर चलती है, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह, और जेगोन के मन में उसके लिए एक नेचुरल प्रोटेक्टिव फीलिंग होने लगती है। कैस्टिल मार्केट में आराम से वॉक कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि उसने चर्च को अपना सारा इक्विपमेंट वापस क्यों कर दिया। उसे पता है कि डार्क लॉर्ड को डिफेंड करना कितना गलत है, इसलिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है। फिर भी उसके दिल में एक बात क्लियर है, जेगोन दिल से अच्छा इंसान है और वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि नेफी और जेगोन एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि दोनों मिलकर एक परफेक्ट छोटा सा फैमिली बन सकते हैं। तभी अचानक जेगोन और नेफी उसके सामने आ जाते हैं और उनके बीच में एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है। कैस्टिल बहुत ही शौक होती है, उसे लगता है कि ये दोनों तो ऑलरेडी प्यार व्यार करके एक बच्ची तक ले आए। जेगोन जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका पिकल अभी तक गीला नहीं हुआ है और ये बच्ची उनकी नहीं है। और छोटी सी लड़की वेल्फोर को इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि कैस्टिल हमारी फ्रेंड है। पर सीन सेटल होने से पहले 3 टेम्पर्स वहाँ पर आ जाते हैं और कैस्टिल को बैटल की हाई प्रीस्ट उन्हें बुला लेती है। वेल्फोर उन्हें देखकर अटैक करने के मूड में होती है, लेकिन जेगोन उसको रोक देता है। वो कहते हैं कि मार्केट के लोग नेफी के दोस्त थे, इसलिए यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना। बाद में जेगोन डार्क लॉर्ड के कैसल में पहुँचते हैं, जहाँ पर वेल्फोर को अंदर से अजीब सी एनर्जी फील होती है, बिल्कुल वैसे जैसे पहले कास्टिल में कोई ड्रैगन रहता हो। जेगोन उसको बोलता है कि अंदर जाकर चेक करो और अगर ड्रैगन से जुड़ी कोई चीज मिली तो ले आना। जैसे ही वो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, उन्हें एक बड़ा सा गोलेम मिलता है जो कि कैसल को प्रोटेक्ट करता था, पर मार्क्यूस की मौत के बाद से बिल्कुल इनएक्टिव पड़ा है। फिर वेल्फोर एक मैजिक सर्कल डिस्कवर करती है जिसमें ड्रैगन की पावर छुपी हुई होती है। जेगोन उसके सिर पर हाथ रखकर उसको प्राइज करता है और नेफी भी प्यार से उसका हाथ को पेट करती है। फिर वेल्फोर उस मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करके एक सीक्रेट डोर को खोल देती है। इसी भी जेगोन नोटिस करते है कि नेफी थोड़ी सी ब्लश कर रही है, जैसे वो भी हेड पैट चाहती हो। ये समझकर जेगोन उसको भी प्यार से पैट करता है और नेफी की ईयर्स खुशी से हिलने लगती हैं। सीक्रेट डोर खुल जाता है और सब नीचे एक हिडन डंजन में उतरते हैं। नीचे एक पुरानी सीक्रेट लाइब्रेरी होती है। जेगोन नेफी और वेल्फोर को बोलता है कि डीमन लॉर्ड या फिर डीमंस के बारे में कोई पुरानी किताबें मिले तो ढूंढ कर लाना। जब वो सर्च कर रहे होते हैं तो वेल्फोर जेगोन से पूछती कि आपको कैसे पता चला कि नेफी क्या चाहती है। जेगोन कहता है कि अब वो इजीली गैस कर सकता है और थोड़ी हेल्प नेफी खुद भी दे देती है। वेल्फोर विश करती है कि वो भी एक दिन ऐसी अंडरस्टैंडिंग पाए। जेगोन उसको कहता है कि तुम्हारे पास अभी बहुत ही टाइम, सब हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद वेल्फोर एक किताब को देख लेती है जो कि 12 होली सोर्ड के बारे में होती है। जेगोन एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत उसमें लिखे हुए रन्स को पढ़ने लगता है। उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है, होली सोर्ड का मार्क और डार्क लॉर्ड का मार्क दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। जेगोन सोचता है कि अगर इसका सही हिस्ट्री में मिल गया तो उसको डीमन लॉर्ड की सच्चाई का पता चल सकता है। उधर चर्च में एक फेमस टेम्पर राफेल आ जाता है और कैस्टिलिया को बुलाया जाता है, जाकर उसका स्वागत करो। राफेल बिना किसी फॉर्मल बातचीत के सीधा कैस्टिलिया से पूछ लेता है कि उसने कितने विचेस या फिर विजार्ड्स को मारा है। कैस्टिलिया को लगता है कि वो शायद से उसको यही एग्जीक्यूट कर देगा, इसलिए वो संभल कर कहती है कि वो कभी काउंट नहीं रखती। राफेल जोर से हंस पड़ता है। उसे कैस्टिल की बोल्डनेस देखकर बहुत ही मजा आता है, क्योंकि बहुत ही टाइम के बाद किसी ने उससे ऐसे सीधी बात कही। लेकिन उसका टोन तुरंत चेंज हो जाता है। वो ठंडे लफ्जों में बोलता है कि अपना ये घमंड अपने आखिरी जिंदगी के लिए संभाल कर रखो। कैस्टिल के 3 नेट्स उसके आगे खड़े हो जाते हैं, पर कुछ होने से पहले हाई प्रीस्ट लेवल आकर राफेल को डांट देता है कि इतनी सख्त बातें क्यों कर रहा है। राफेल कहता है कि उसका कोई काम नहीं है प्रीस्ट से, जब तक की बात कैस्टिल के सोर्ड से ना हो। राफेल बताता है कि ये सूट किसी को रैंडमली नहीं मिलते, ये अपने मालिक को खुद चुन लेती है और जब तक ओनर जिंदा हो और कोई उसको यूज नहीं कर सकता। इसलिए वो बोलते है कि अगर कैस्टिल का हक है सोर्ड पर तो उसका हेड कट ही करना पड़ेगा। फिर वो क्लेवेल को बोलते है कि तुम्हें कोई भी राइट नहीं है इस सोर्ड को अपने पास रखने का, इसे वापस कैस्टिल को ही दो। पर कैस्टिल
कैस्टिल कहती कि होली सोर्ड को अपने फायदे के लिए यूज करना उसे उन्हीं हार्टलेस मैजिक यूजर जैसा बना देगा जैसे कि वो नफरत करती है। राफेल को उसका ये स्टर्नबोर्न प्राइड देखकर थोड़ी सी हैरानी होती है, पर इस बार उसकी उम्मीद को रिस्पेक्ट करता है। आखिर में क्लेवेल सोर्ड को उसको वापस दे देता है और ये कहकर ये तुम्हारी जजमेंट और तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करता है। कैस्टिल चुपचाप सोचती है कि राफेल उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। उसी रात डिफीट के बाद बारबाडोस जेगोन को अपनी पब में ड्रिंक्स लेने के लिए ले जाता है, क्योंकि यह उनकी डील का एक हिस्सा था। वो जेगोन से पूछते कि क्या उसकी सच में कोई बच्ची है या फिर किसी को उठा कर लेकर आया है और ये छोटी लड़की कौन है। जेगोन कामली कहते कि ये बच्ची किसी ऐसे की है जिसे कि तुम और मैं दोनों जानते हैं। बारबाडोस बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, फिर हंसी आती है। वो बोलता है कि तो तुमने एक्चुअल में एक बच्ची को अडॉप्ट कर ही ली। बातें बदल कर राफेल के ग्रिड पर आ जाती है, जो कि अभी सिटी में आया है। बारबाडोस वॉर्न करता है कि राफेल का निशाना तुम्हारा हेड है। लोग कहते हैं कि एक टाइम पर राफेल ने ड्रैगन का फ्लैश खाया था, जिससे कि उसको अजीब सी पावर मिल गई। जेगोन का चेहरा बहुत ही सीरियस हो जाता है, क्योंकि वेलफोर ने कहा था कि अगर उसके फादर को एक टेम्पर ने मारा था, सच से वो आदमी यही हो। बारबाडोस पूरा ड्रिंक होने वाला होता है कि तभी पब का दरवाजा खुल जाता है और राफेल अंदर आ जाता है, पूरी ब्लड डस्ट के साथ। उसकी सिर्फ एक स्माइल को देखकर बारटेंडर तक गिर पड़ता है। बारबाडोस उस बूढ़े आदमी पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, पर जेगोन उसका हाथ रोक देता है। वो कहता है कि राफेल से कोई रियल मिलीकियस इंटेंट फील नहीं हो रहा है, पर जेगोन और राफेल कॉर्नर में जाकर बैठ जाते हैं। राफेल बोलते हैं कि वो उस विजार्ड से मिलने के लिए आया है जिसने कि कैस्टिल को बचाया, उसकी अपनी कॉमरेड को। जेगोन पूछते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दो विजार्ड्स तुम्हारे सामने ऐसे घूम रहे हैं। राफेल काम वॉइस में कहता है, मैं सिर्फ उन फ्लेम्स को बुझाता हूँ जो कि विल्ड फायर बनाने से पहले खतरनाक हो सकते हैं। जेगोन उससे पूछते कि कैस्टिल कभी जेगोन के लिए वर्थी ओपोनेंट रही है। जेगोन मना भी लेते कि कैस्टिल ने उसे इतनी चैलेंज दिया था जितना कोई और कभी नहीं दे पाया। ये सुनते ही राफेल उसे किल करने का डिसीजन लेता है। उसके हिसाब से कैस्टिल का काम था जेगोन का शिकार करना, पर अब जब वो छोड़कर उसे चली गई तो टेम्पर की पोजीशन भी चली गई और चर्च के लिए वो थ्रेट भी बन गई। जेगोन को समझ में आ जाता है कि राफेल यहाँ पर सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए आया है कि क्या कैस्टिल का कोई कनेक्शन है, ताकि वो बाद में उसी कनेक्शन को उसके खिलाफ यूज कर सके। जेगोन उसे वॉर्न करते हैं कि कोई स्टूपिड मूव ना करे, क्योंकि कैस्टिल को टाउन के लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और ये सिटी उसकी टेरिटरी है। राफेल सिर्फ हंस कर कहता है, जैसे उसे पहले से ही पता था कि जेगोन ऐसे रिएक्ट करेगा। जाते वक्त जेन बारबाडोस को ऑर्डर देता है कि वो कैस्टिल को शैडो पावर से फॉलो करें और रिटर्न में बारबाडोस किसी भी बुक को बोरो करके स्टडी कर सकता है। जब जेन घर लौटता है, नेफी उसका वेट कर रही होती है और वेलफोर उसकी लैब पर सोई हुई होती है। नेफी बताती कि ये वेलफोर का आइडिया था और आज उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया। डार्क कैसल से सारी बुक्स उनकी लाइब्रेरी में शिफ्ट है। नेफी ये भी कहती कि उसे पता है कि वेलफोर ने जेगोन को कह दिया कि वो अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड करना चाहती है और नेफी थोड़ी सैड थी कि वो उस मोमेंट में ये नहीं कर पाई। जेगोन उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और ये सुनकर नेफी का दिल भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि सब एक साथ ही रहेंगे। उस परफेक्ट मोमेंट में जेगोन हल्की सी मुस्कान के साथ नेफी के पास लीन होता है। उसके हैंड नेफी के फेस को सॉफ्टली टच करते हैं और वो पल परफेक्ट लग रहा होता है। बस किस होने वाला होता है कि बारबाडोस अचानक से शैडो से बाहर आ जाता है। गुस्से से जेगोन उस पर शाउट करता है जब तक कि बारबाडोस नहीं बोलता कि मैटर अर्जेंट है। बारबाडोस अपनी आर्म्स में कैस्टिल की अनकॉन्शियस बॉडी लाता है और कहता है कि उसे पॉइजन दिया गया है। जेगोन और नेफी तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं और ये देखकर वेलफोर जाग जाती है और जैसे ही उसकी नजर होली सोर्ड पर पड़ती है, उसका गुस्सा इरप्ट हो जाता है। वो अपना ड्रैगन एक्टिवेट करती है, रेडी हो जाती है अटैक करने के लिए, चाहे जो भी टेम्पर उसके सामने हो। पर जेगोन उसे रोक लेता है। वो समझाता है कि कैस्टिल उसकी फ्रेंड है और ये वो टेम्पर नहीं है जिसने कि उसके फादर को मारा था, इसलिए उसे हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर वेलफोर रिवेंज चाहती है तो उसे सही इंसान को स्ट्राइक करना होगा। जेगोन कहता है कि मर्डर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जबकि टॉर्चर ज्यादा फिटिंग होता है और वो उसे ये सब सिखाएगा। ये सुनकर नेफी और बारबाडोस एक दूसरे की तरफ अनईजी नजरों से देखते हैं। थोड़ी देर बाद कैस्टिल नेफी के बेड पर होश में आती है, जहाँ जैन उसका वेट कर रहा होता है एक बुक पढ़ते हुए। जेगोन सॉफ्टली उसे बताता है कि उसे पॉइजन दिया गया था और पूछते कि उसे क्या क्या याद है। कैस्टिल धीरे से रिकॉल करती कि एक नाइट आर्मर पहने हुए आदमी ने उसे एक लेटर दिया था जिसका फेस पूरा छुपा हुआ था। उस आदमी ने कहा था कि वो विजार्ड और चर्च के बीच शांति चाहता है और अगर कैस्टिल ने उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए तो ओक लेवल के अगेंस्ट चली जाएगी। फिर भी उस आदमी ने उसे फोर्स नहीं किया। जाते जाते उसने सिर्फ एक नाम बोला, ओरो, और कहा कि अपनी सेफ्टी के लिए इस नाम को याद रखना। घर लौटकर कैस्टिल को टेबल पर ऑलरेडी टी रखी मिली। उसने टी पी और उसी वक्त पॉइजन का इफेक्ट शुरू हो गया, जिससे वो कोलैप्स हो गई। उसी समय बारबाडोस वहाँ पर आ गया और उसे बचा लिया। जेगोन पूछते कि क्या उसे किसी पर डाउट है। कैस्टिल का पहला थॉट राफेल होता है, पर जेगोन मना कर देता है। बोलता है कि राफेल होता तो पॉइजन नहीं सीधा सोर्ड से मारता। जब जेगोन जाने लगता है, कैस्टिल स्लोली उसे रुकने को कह देती है, पर जेगोन जेंटली बोल देता है कि उसे ये बात नेफी से कहनी चाहिए, उससे नहीं। कैस्टिल तुरंत समझ जाती है कि वो किस लाइन के बारे में बात कर रहा है और शर्माते हुए सॉरी बोल देती है। नेफी सॉरी होती है, इसलिए जेगोन उसे डिस्टर्ब नहीं करता। वो अपनी चेयर को डोर की तरफ टर्न करके पूरी रात गार्ड बनकर बैठा रहता
रहता है। कैस्टिल चुपचाप समझ जाती कि ज़ेगोन और नेफी के बीच में क्या बॉन्ड है और वो सिर्फ उन दोनों को हैप्पी देखना चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैस्टिल को एक मेड यूनिफॉर्म मिलती है, बिल्कुल नेफी वाली। ज़ेगोन उसे रहने की परमिशन तो दे देता है, पर क्लियरली बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो गेस्ट बनकर आराम करें। कैस्टिल थोड़ा सा कंप्लेन करती है कि उसने कभी भी हाउस वर्क नहीं किया। जब उसकी फर्स्ट मीटिंग वेलफोर से होती है तो वेलफोर सीधा एटीट्यूड में देती है। वो वार्निंग देती है कि ज़ेगोन और नेफी के आसपास ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, और इससे भी आगे बढ़कर वेलफोर उससे साइड हो बोलकर भाग जाती है। ज़ेगोन कामली एक्सप्लेन करते है कि वेलफोर को टेम्पर से नफरत है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसके फादर को मारा था, इसलिए कैस्टिल को उसका बिहेवियर समझना होगा। लेकिन 1 घंटे के अंदर ही कैस्टिल 3 बार चीख पड़ती है, स्पेशली जब वेलफोर उसके सामने एक फोग लेकर आती है, जैसे एक छोटी सी रिवेंज बिना किसी मैजिक के। टाइम के साथ कैस्टिल कैसल की लाइफ में एडजस्ट होने लगती है और वेलफोर अपनी जर्नी में हर एक चीज लिखती रहती है। वेलफोर लिखती कि हाँ, उसे कैस्टिल का नाम पसंद है, पर इंसान के तौर पर वो कैस्टिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसकी नजर में कैस्टिल एक प्रोफेशनल टेम्पर होने के बावजूद भी वीक लगती है, ऑलमोस्ट बच्ची सी। तभी ज़ेगोन रूम में एंटर करता है और सॉफ्टली बोलता है कि उसे प्राइवेट में बात करनी है। उस टाइम नेफी और कैस्टिल दोनों एक साथ वार्म बाथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। कैस्टिल वार्म बाथ में बैठे सॉफ्ट वॉइस में कहती कि तब काफी सस्पिशियस है। नेफी हल्की से स्माइल के साथ बताते कि ये टब ज़ेगोन ने खुद बनाया था ताकि एक से ज्यादा लोग कंफर्टेबली बैठ सके। कैस्टिल की दिमाग में तुरंत थोड़ी सी गंदी सोच आ जाती है और नेफी उसे एक्सप्रेशन देखकर रेड हो जाती है, समझ जाती है कि कैस्टिल क्या इमेजिन कर रही है। उधर ज़ेगोन वेलफोर को समझा रहा होता है कि मील से पहले ये खाने के टाइम पर कैस्टिल को प्रैंक ना करें। फिर वो सॉफ्टली बोलता है कि वेलफोर चाहे तो हमेशा उनके साथ, उसकी और नेफी के साथ रह सकती है, और अगर चाहे तो जा भी सकती है। ये डिसीजन सिर्फ उसका होगा, कोई उसे फोर्स नहीं करेगा। उस रात वेलफोर को अपने फादर का नाइटमेयर आता है। उसे वो मोमेंट याद आता है जब उसने किसी को उसके फादर का फ्लैश खाते हुए देखा था, और ये मेमोरी उसकी दिमाग में पुरानी रेज ऑफ फायर जला देती है। सुबह तक वेलफोर अपने बेड से गायब होती है, जिसे नेफी और ज़ेगोन दोनों बहुत ही पैनिक में आ जाते हैं। जाने से पहले वेलफोर अपने जर्नल में लिख कर जाती कि ज़ेगोन के स्टे विथ मी कहने से उसे कितना ज्यादा अजीब फील हुआ। कैसल में सब कुछ सॉफ्ट और वार्म लगा। ज़ेगोन का जेंटल नेचर और नेफी का प्यारा सा किया, ये सब उसके लिए बहुत ही खुश थे, पर वो जानती कि अगर वो यहाँ पर रुक जाएगी तो अपने फादर की रिवेंज को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। और लिखती कि वो जा रही है और होप करती कि ज़ेगोन और नेफी उसे समझेंगे और उसका इंतजार करेंगे। वेलफोर डार्क लॉर्ड की कैसल की तरफ जारी होती है अपनी रिवेंज के लिए पावरफुल चीजें ढूंढने, लेकिन गेट पर ही राफेल उसे रोक लेता है। वेलफोर तुरंत सेंस कर लेती है कि उसकी बॉडी में ड्रैगन की प्रेजेंस है, और उस मोमेंट वो याद करती कि राफेल वही आदमी है जिसने उसके फादर को मारा था और उनका फ्लैश तक खा लिया था। रेज उसमें फिर भी फूट पड़ती है और वो सीधी राफेल पर जम करके अटैक कर देती है। राफेल भी उसे कट डाउन करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ज़ेगोन टाइम पर आ जाता है। राफेल की स्ट्राइक को रोक लेता है और वो वेलफोर को जेंटली बोलता है कि जो चाहे वो कर सकती है, पर रात के टाइम नहीं। और वो थैंक यू करता है बारबाडोस का, जो शैडो में ट्रेवल करके उसके एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ पर पहुँच गया, और थैंक यू बोलता है बारबाडोस का, जो शैडो में ट्रेवल करके उसे एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ पर ले आया। वेलफोर समझ नहीं पाती कि ज़ेगोन उसकी मदद क्यों करता रहता है। ज़ेगोन सिर्फ इतना बोलता है कि उसकी फीलिंग को समझता है और उससे डरने की कोई बात नहीं है। वेलफोर एक छोटी सी गिल्ट बच्ची की तरह सॉरी बोलती है और राफेल बहुत ही हैरान हो जाता है कि एक विजार्ड उसकी अननोन लड़की के लिए इतना कंसर्न दिखाए। तब ज़ेगोन कामली करेक्शन देता है, वेलफोर अननोन नहीं है, मेरी डॉटर है। ज़ेगोन सीधा खड़ा हो जाता है रेडी टू फाइट। राफेल अपनी सोर्ड एक्टिवेट करता है और उससे होली फ्लेम फूट कर बाहर आती है, जिसे ज़ेगोन का मैजिक सर्कल क्रैक हो जाता है। राफेल प्राउडली कहता है कि उस ब्लेड ने एक डार्क लॉर्ड को पहले ही मारा था और वो मानते हैं कि वो फिर से कर सकता है। वेलफोर बहुत ही कंफ्यूज होकर पूछती है कि ज़ेगोन इतना सीरियस क्यों हो रहा है। ज़ेगोन कामली जवाब देता है कि ये सब इसलिए ताकि वेलफोर को सिखाया जा सके कि रियल रिवेंज कैसे लिया जाता है। रिवेंज सिर्फ गुस्सा नहीं होता है, पहले ओपोनेंट को पुश करो, उनकी एनर्जी खत्म होने दो, उन्हें डिस्परेट कर दो। और इस बार अपने न्यूली अपग्रेडेड मैजिक सर्कल के साथ ज़ेगोन राफेल पर अटैक लॉन्च करता है। राफेल का होली फ्लेम इस सर्कल को ब्रेक नहीं कर पाता। जैन को अपनी पिछली फाइट से एक चीज क्लियर याद आ जाती है, कैस्टिल के अगेंस्ट उसकी मैजिक सर्कल ब्रेक हो गया था, इसलिए इस बार उसने एक नया मैजिक सर्कल बनाया जो कि सराउंडिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद ही रीजनरेट होता रहता है, बिल्कुल अनब्रेकेबल। राफेल अपनी होली फ्लेम के 3 पावरफुल अटैक्स इस सर्कल पर डालता है, लेकिन जैन उसे इंड्योर करके स्टैंडिंग ही रहता है। जब फ्लेम फाइनली वैनिश हो जाती है तब जैन अपनी दूसरी मैजिक अनलेस करता है और राफेल को जोर से पीछे उड़ा देता है। जैन एक मोमेंट के लिए सोच लेता है फाइट खत्म हो गई, लेकिन राफेल धीरे से खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी का स्टेंस बताता है कि वो कोई नॉर्मल नाइट नहीं है। कैसल के साइड कैस्टिल थ्रोन हॉल में आती है, जहां नेफी ऑलरेडी बारबाडोस की शैडो पोर्टल के पास वेट कर रही होती है। कैस्टिल हेल्प करना चाहती थी, पर अंदर से वो बहुत ही कंफ्यूज थी, क्योंकि वो एक टेम्पर रही है और अब एक विजार्ड के लिए फाइट करना उसकी आइडियोलॉजी से बहुत ही टकराता है। उसके हाथ में होली सोर्ड है, पर फिर भी वो एक विजार्ड के साथ खड़ी है और वो खुद को सेल्फिश फील करती है। नेफी उसकी आइस में वो स्ट्रेस को देख लेता है और वो कैस्टिल को बिना कुछ बोले एक
वोंग ह्यूग में खींच लेती है। यही मोमेंट में कैस्टिल टूट जाती है और रो पड़ती है और कहती कि समझ नहीं पाती है और क्यों बार बार एक विजार्ड की साइड स्टैंड करती है जबकि उसकी ड्यूटी चर्च के साथ होनी चाहिए। पर फिर भी वो जानती है कि जैन के साथ खड़ी रहना चाहती है। जब उसकी सारी आंसू निकल जाते हैं, नेफी उसके चीफ को सॉफ्टली टच करके स्माइल करती है। मुझे खुशी कि और लोग भी जेगोन को समझने लगे। ये वर्ड कैस्टिल को और भी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। वो सोर्ड को टाइट पकड़कर पोर्टल में जंप करती है और रेडी टू फाइट व्हाट से ट्रूली बिलीव्स। बैटलमेंट में जैन शोक में देख रहा होता है कि राफेल अभी भी मूव कर रहा है और जब वो राफेल की वॉन्ड्स को रीजनरेट होते देखता है तो उसे इंस्टेंटली समझ जाता है कि राफेल ने ड्रैगन का फ्लैश कंज्यूम किया है। जैन काम वॉइस में वेलफोर से बोलता है कि अपने हिसाब से उसके लिए एक पनिशमेंट सोचो। राफेल बहुत ही कंफ्यूज होता है कि ये लड़की उससे इतना हेट क्यों करती है जब वो कभी मिले ही नहीं। तब वेलफोर एक नाम लेती है, द वाइस ड्रैगन। जैन और बारबाडोस उस नाम को सुनते स्टिल हो जाते हैं। वेलफोर धीरे धीरे वो दिन बताती है। उसका फादर हर किसी की हेल्प करता था। एक दिन कुछ टेम्पर्स उनके पास आए हेल्प मांगने। उसके फादर बिना एक सेकंड सोचे उनके साथ चल दिए। वो एक हफ्ते तक वापस नहीं आए और जब वेलफोर उन्हें ढूंढने के लिए निकली तो उसने अपने फादर की डेड बॉडी मिली। उनके गले में होली सोड घुसा हुआ था और राफेल उनका फ्लैश खा रहा था। उस दिन से वेलफोर के अंदर ह्यूमंस के लिए सिर्फ नफरत ही रह गई। जब राफेल को पता चलता है कि वेलफोर एक्चुअली आर्टियोस की डॉटर है, वो तुरंत अटैक करता है और जेगोन को पकड़ लेता है। वेलफोर को गुस्सा फट पड़ता है। वो एक एक्सप्लोजन मैजिक सर्कल बनाती है और राफेल पर फायर कर देती है। ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि पूरा एरिया ही हिल जाता है, लेकिन बिल्कुल लास्ट सेकंड पर कैस्टिल अपीयर होती है और राफेल की सोर्ड को ब्लॉक कर लेती है, अटैक को रोक लेती है और बैटलफील्ड फिर से बैलेंस हो जाता है। जैन गुस्से में राफेल से पूछते हैं कि तुम्हारा असली पर्पस क्या है, क्योंकि ओरोबोरोस का नाम सुनते ही तुम्हारी ब्लड लस्ट एकदम से गायब हो गई थी। कैस्टिल तुरंत जैन को रोक लेती है और उसे याद दिलाती कि मिस्टीरियस इंसान जो कि एक बार उसे चुपके से बात कर रहा था और ओरोबोरोस का नाम लिया था और अब उसे लगता है कि वो इंसान राफेल ही था। सब लोग राफेल से जवाब मांगते हैं पर तभी केव के अंदर से एक बड़ा सा गुलेम बाहर आ जाता है जो अपने आसपास की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वेलफोर उस गुलेम को पहचान लेती है और वही मोस्टर होता है जो कि कैसल के गेट पर आया था। शायद से जैन की मैजिक और होली फ्लेम के शॉक वेव से उस शील्ड का बैलेंस टूट गया होगा। जैन पहले की तरह उस गुलेम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जैसे उसने शैडो डीमन के साथ किया था, पर इस बार ये काम नहीं करता। गुलेम अपना मुंह खोलता है और एक मैसिव एनर्जी बीम छोड़ देता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए साइड में कूद जाते हैं पर वेलफोर बिल्कुल भी फ्रीज हो जाती है और हिल भी नहीं पाती। उसके उस लास्ट सेकंड में राफेल उसे बचा लेता है पर इस प्रोसेस में उसकी पूरी लेफ्ट आर्म कट जाती है। जेगोन अपनी बेटी को इतने करीब मौत के देखकर एकदम से फ्यूरियस हो जाता है और बिना रुके फुल स्पीड में अनलेस करके गुलेम को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो राफेल के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसकी चोट बहुत ही सीरियस है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। जेगोन उससे पूछते है कि तुमने वेलफोर की जान क्यों बचाई, जिसके जवाब में राफेल धीरे से कहता है कि उसका फर्ज था। जेगोन को समझ में आ जाता है कि राफेल सच में खुद को दोबारा से सुधारना चाहता है, इसलिए उससे कहता है कि मरते वक्त अपनी सच्चाई बताओ। राफेल फाइनली सब कुछ क्लियर करता है और कहता है कि ये सब वेलफोर के लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो कभी उसकी फादर को नहीं मार सकता था। पर वेलफोर इस बात को कभी भी नहीं मानती क्योंकि उसने अपनी आंखों से राफेल को वहाँ पर देखा था। राफेल फिर उससे पूछते कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे फादर जितने पावरफुल इंसान को एक नॉर्मल ह्यूमन मार सकता है। फिर वो बताता है कि उस वक्त उसने आर्टोस से हेल्प मांगी थी एक डेंजरस एनिमी को हराने के लिए, एक लेजेंडरी डीमन को। वेलफोर को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि सबको लगता है कि डीमन सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा थे, पर राफेल कहता है कि ये सच है और डीमंस इस एरा में वापस आ चुके हैं। जेगोन भी इस बात को कंफर्म करता है कि उसने ही इस केव के अंदर एक शैडो डीमन को देखा था और तभी से वो उन मोस्टर का सोल्यूशन ढूंढ रहा था। ये सब सुनने के बाद वेलफोर उदास हो जाती है। उसके फादर को एक डीमन ने हरा दिया, पर राफेल उसे संभालते हुए कहता है कि ओरोबोरोस हरा नहीं था बल्कि उसने अपनी जान को देकर बैटल जीत ली थी। वो कहता है कि तुम्हें उनकी डेथ पर दुख नहीं करना चाहिए बल्कि प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे फादर ने लोगों की सेफ्टी और तुम्हारे फ्यूचर के लिए अपनी जान दी है। और फिर राफेल ये कहता है कि अगर मेरी डेथ तुम्हारा दर्द का काम कर सकती तो मैं अपनी जान देते हुए भी रेडी हूँ। बस एक बात को समझ लो, अगर चर्च के मैजिक यूजर आपस में लड़ते रहे तो ह्यूमंस कभी डीमन से सेफ नहीं रह पाएंगे। आर्टोस ने अपने लास्ट मोमेंट में राफेल को कहा था कि तुम्हें जिंदा रहना ही होगा और बिना सोचे समझे राफेल ने आर्टोस का ब्लड पी लिया जिससे कि उसकी पावर उसके अंदर ट्रांसफर हो गई। पर वो ये भी कहता है कि उसकी अपनी फाइट अभी खत्म नहीं हुई है और अब नेक्स्ट जनरेशन जैसे कि जेगोन और कैस्टिल को उठना ही होगा। इसी वजह से उसने पैलेस फैक्शन बनाया था ताकि मेजेस और चर्च के बीच की वो कभी न कभी खत्म होने वाली दुश्मनी खत्म हो सके। बारबाडोस गुस्से से बोलता है कि जिस आदमी ने इतने सालों से विचेस और विजार्ड्स को खत्म किया हो उसे पीस जैसा शब्द बोलने का कोई हक नहीं है। राफेल खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करता है पर इसी वजह से उसे कैस्टिल की जरूरत है क्योंकि वही एक इंसान है जो कि चर्च और विजार्ड्स के बीच शांति का असली चेहरा बन सकती है। उसकी बातचीत के दौरान गुलेम अब भी चल रहा होता है। राफेल कहते हैं कि ये क्रिएचर सिर्फ मैजिक से ही नहीं बल्कि इसकी बॉडी एक डीमन फ्लैश से बनी हुई है, एक कीमेरा। वो
पहचान लेता है कि ये वही क्रॉप्स है जो कि मेट मिरिक्यूस यहाँ पर लाया था और जिसे मैजिक से दोबारा से जिंदा किया गया। जेनोस अपना नया अपग्रेडेड स्पेल यूज करने के लिए तैयार होता है और कैस्टिल खड़ी होकर उसके लिए रास्ता बनाने को रेडी हो जाती है। अपनी होली फ्लेम के साथ कैस्टिल अपनी सोर्ड सीधा गुलेम के कोर के बीच घुसा देती है और उसी सेकंड जेगोन अपना अटैक छोड़ देता है। गुलेम का बॉडी तो टूट जाता है पर अंदर बची मैजिक उन टूटे हुए फ्रेगमेंट्स को दोबारा से जिंदा कर देती है और सब कुछ तेजी से जेगोन की तरफ दौड़कर आ जाते हैं। कैस्टिल तुरंत आगे कूदकर उन सभी पीसेस को छेद कर छोटे हार्मलेस टुकड़ों में बदल देती है। लास्ट में जेन अपना नया मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है, एक पंच देता है जो कि गुलेम की सारी एनर्जी को सक कर लेता है और फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन में यूज करके उसे खत्म कर देता है। जैन एडमिट करता है कि इस स्पेल को थोड़ा और फाइन ट्यूनिंग चाहिए। कैस्टिल उसकी इंटेलिजेंस को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और जेगोन भी उसकी स्ट्रेंथ की काफी तारीफ करता है क्योंकि एक पावरफुल एली का होना कभी भी गलत नहीं होता। तभी वेलफोर चिल्लाकर राफेल की बताती है कि कंडीशन और भी खराब हो चुकी है। जेगोन उसे हील करने की कोशिश करता है पर वो प्रोमिस नहीं कर सकता। राफेल की जनरेशन धीरे धीरे रुक जाती है। मरने से पहले वो कैस्टिल से कहता है कि तुम ही असली न्यू होप हो और उसके सोल्जर्स तुम्हारी बात वो जरूर मारेंगे। कैस्टिल पूछती है कि तुमने आरबस का नाम क्यों लिया, तो राफेल रिवील करता है कि आरबस ही पीस फैक्शन का असली फाउंडर था और इसी वजह से कि वो आज तक जिंदा है। जेगोन डाउटफुल टोन में पूछते कि अगर ये सब सच है तो राफेल न्यू विचेस और विजार्ड्स का शिकार क्यों किया। राफेल धीरे से जवाब देता है कि उसका कभी ऐसा इरादा नहीं था। हर बार उसने बात करने की कोशिश किया था, उसके सामने स्माइल नहीं करता था पर वो लोग पहले अटैक कर देते थे और फिर उसे अपनी सोर्ड सेल्फ डिफेंस में चलानी पड़ती थी। जेगोन राफेल के जवाब से बहुत ही इरिटेट हो जाता है और बोलते है कि तुम्हारी शक्ल देखकर कैसे कोई तुम्हें फ्रेंडली मान लेगा। पर बारबाडोस हंसी में बोलते है कि जेगोन खुद भी कभी ऐसा नहीं लगता। राफेल फिर से कैस्टिल की तारीफ करता है और कहते है कि तुम चर्च वापस चली जाओ और जो लोग तुम्हारी मौत चाहते हैं उनसे मैं खुद निपट लूंगा। जाने से पहले वेलफोर पूछ लेती है कि तुमने मेरे फादर के बारे में सच में क्या सोचा था। राफेल हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि आरबोस एक माइटी ड्रैगन था और उसके साथ लड़ना उसकी लाइफ का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट था। राफेल के जाते ही जेगोन वेलफोर से पूछते ही क्या तुम यही चाहती थी, पर वो खुद भी बहुत ही कंफ्यूज होती है। राफेल को मार देना अब सही नहीं लग रहा था। जेगोन उसे देखकर सॉफ्ट स्माइल देता है और कहते है कि तुम्हारा यही जवाब मेरे लिए काफी है। फिर वो वेलफोर को अपने साथ घर लेकर जाता है जहाँ पर वो बिलोंग करती है। दूसरी तरफ क्लेवेल अपनी टीम कॉमरेड के साथ घूम रहा होता है और अभी भी कैस्टिल को ढूंढ रहा होता है। वो कहता है कि कैस्टिल की लाइफ उसकी है, किसी और की नहीं, और स्पेशली जेगोन जैसे विजार्ड की तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी विजार्ड्स का साथ देगा वो भी पनिश होगा। पर उसे एक बात का डर भी होता है, अगर कैस्टिल मर गई तो होली सोर्ड अपना मास्टर खो देगा और फिर एक नया वर्थी मास्टर मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि जो अनवर्थी होगा वो तो तलवार छूते ही मर जाएगा। जब क्लेवेल इस ऑब्सेशन में डूबा होता है तभी राफेल रूम में एंटर करता है। राफेल के कपड़ों पर ब्लड देखकर क्लेवेल को एक परफेक्ट एक्सक्यूज मिल जाता है। वो कहता है कि जेगोन के साथ मिलना पाप है, इसलिए उसे राफेल को खत्म करना ही होगा। क्लेवेल अपने हाथों में पॉइजन लगाता है, हील करने का नाटक करता है पर राफेल एक ही स्ट्राइक में उसका हाथ काट देता है। क्लेवेल चीखता हुआ गिर पड़ता है पर राफेल उसकी गर्दन पर अपना पाँव रख देता है और उसे चुप करा देता है और कहता है कि कोई भी फ्यूचर की शांति को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए क्लेवेल को अब माइकल जैक्सन के साथ चिल करना चाहिए। अगली सुबह क्लेवेल की डेथ का न्यूज सब जगह फैल जाता है। कैस्टिल को पहले ही शक था कि वही उसे पॉइजन देने की कोशिश कर रहा था। क्लेवेल के स्ट्रिक्ट नेचर को देखते हुए वो डिसाइड करते कि उसे चर्च वापस जाना होगा ताकि वो वहाँ पर ऑर्डर और बैलेंस ला सके। वहाँ जाकर वो वेलफोर से मिलती है और दोनों के बीच फाइनली सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। ये देखकर कैस्टिल रो पड़ती है। जेगोन और बाकी सब ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो प्रॉमिस करती कि वो एक नई दुनिया बनाएगी जहाँ विचेस, विजार्ड्स और ह्यूमंस एक साथ पीसफुली रह सकते हैं। वो जानी वाली थी कि पीछे से राफेल उसकी तरफ आता है। कैस्टिल बहुत ही शौक होकर मुड़ती है। राफेल अभी भी जिंदा है और अब जेगोन का बटलर बन चुका है। राफेल एक्सप्लेन करता है कि वो कैसल एक्चुअली वेलफोर का जजमेंट लेने आया था पर वेलफोर नहीं कहा था कि जेगोन के साथ काम करो ताकि वो कैस्टिल को भी मदद कर सके। इस तरह राफेल ने उसके लिए एक नया आर्मर हाथ बना दिया, उस हाथ की जगह जो कि राफेल ने गवा दिया था। इतना चेयरफुल और अजीब सा हैप्पी एटमॉस्फेयर देखकर कैस्टिल को एक बार फिर से फील होता है कि वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं है। लेकिन जेगोन सॉफ्टली बोलता है कि ये दरवाजा हमेशा उसके लिए ओपन रहेगा। जब सब लोग उसे गुड बाय कहने के लिए भेजते हैं, जेगोन बारबाडोस को बोलता है कि कुछ देर तक उसके पीछे जाकर देख ले कि वो ठीक है या नहीं। जेगोन की ये केयर देखकर नेफी थोड़ी सी जेलसी हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर अटेंशन मांगती है। जेगोन समझ जाता है कि उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। बिना डिले उसे हग में खींच लेती है, उसे ऊपर उठाता है और सॉफ्टली सॉरी बोलता है। रात को उसे छोड़कर चला गया था। अगला दिन शुरू होता है। वेलफोर अपने जर्नल में अपनी न्यू बिगिनिंग लिखती है। वो उन मोमेंट्स को याद करती है जब जेगोन और नेफी ने उसके फैमिली का हिस्सा बना था और राफेल और कैस्टिल ने उसे वो काइंडनेस दी थी जो कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो विश करती है कि धीरे धीरे वो सबका एहसान चुकाकर स्ट्रॉन्ग बन जाए। आगे के पेजेस में वो फैमिली के न्यू मेंबर के बारे में लिखती है। राफेल जो कि एक टाइम का टेम्पर था जिसे वो अपने फादर का किलर समझती थी, लेकिन अब पता चला कि वो एक अच्छा इंसान है जो कि
उनके फादर को डीपली रिस्पेक्ट करता है। और हाँ, एक बहुत ही अच्छा कुक भी है, स्पेशली स्वीट्स बनाने में एक्सपर्ट। बस प्रॉब्लम ही एक है, जब भी वेल्फोर जेगोन और नेफी के रोमांटिक मोमेंट्स को देखना चाहती है, राफेल हमेशा उसकी आंखों को कवर कर देता है या कोई और डिस्ट्रक्शन कर देता है, बोलकर कि अभी तुम्हें ये सब देखना बहुत ही जल्दी है। आज के स्टील उनके घर पर स्लीप ओवर के लिए जा रही होती है तो नेफी उसे लेकर मार्केट शॉपिंग पर निकल जाती है। सिटी के लोग उनको देखकर प्यार से स्माइल करते हैं। घर लौटने से पहले नेफी मैन्युला की शॉप पर रुकती है, उसे थैंक यू बोलने के लिए। उसे अमेरिकनोस की स्वीट सा बॉक्स गिफ्ट करती है उसकी मदद के लिए जो कि मैन्युला ने की थी। मैन्युला बहुत ही खुश होती है और बदले में नेफी को अपने नए ड्रेस ट्राई करने को बोलती है। जेगोन मना करना चाहता है लेकिन वो जानता है कि मैन्युला के अगेंस्ट कुछ बोलना बेकार है तो वो चुपचाप साइड में हो जाता है। वहाँ उसकी काउंटर पर रखे एक पुराने फोटो पर पड़ती है। मैन्युला बताती है कि ये कुछ गली के बच्चों ने पाया था लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फोटो उसके लिए छोड़ दिया है। ये बात सुनते ही जेगोन को अपना पुराना टाइम याद आ जाता है जब वो स्ट्रीट में रहता था और कबाड़ से कोई भी चीज ढूंढता था जो कि बेचकर वो थोड़ा सा पैसा कमा सके। उस मेमोरी से इमोशनल होकर वो बिना सोचे समझे पूरी एक पाउच सिल्वर कॉइन की देकर वो फोटो को खरीद लेता है। मैन्युला कहती है कि ये पैसे बहुत ही ज्यादा हैं, पर जेगोन मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो इन्हें अपनी मर्जी से यूज कर सकती है। घर पर इस वक्त का स्टील पहुंचती है जब सब लोग मार्केट में होते हैं। अकेली बेकार वो बारबाडोस से बात करने लगती है। जब वो वापस आते हैं जेगोन उससे पूछते कि काम कैसा चल रहा है। थकी हुई कैस्टिल सांस छोड़कर बोलती है कि केल्व की सारी ड्यूटी उसके सर पर डाल दी गई है। तभी जेगोन बारबाडोस की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे बुलाया ही नहीं गया था और वेल्फोर भी बोल देती है कि उनके पास एक्स्ट्रा फूड नहीं है। बारबाडोस नाराज हो जाता है पर जेगोन उसके सर पर हल्के से टैप कर देता है बोलकर कि कोई भी उसकी बेटी को बुली नहीं करेगा। मूड चेंज करने के लिए नेफी बोलती कि वो डिनर बना देगी। कैस्टिल इंसिस्ट करती कि वो हेल्प करेगी क्योंकि सिंपल डिश तो वो हैंडल कर लेगी, लेकिन उनके शुरू करने से पहले किचन का एक जोर सा चिल्लाना सुनाई देता है। आवाज इतनी लाउड होती है कि लाइब्रेरी में बैठे सीन भी सुन लेता है जो कि अपना फोटोग्राफ फिक्स कर रहा होता है। बारबाडोस किचन में जाकर कंप्लेन करता है कि कैस्टिल बिल्कुल होपलेस है, वो तो उबलता हुआ पानी भी जला देगी। किचन में कैस्टिल सूप बनाने की कोशिश करती है, उसे लगता है कि टेस्ट बिल्कुल ठीक है, पर जैसे ही वो नेफी एक सिप लेती है वो समझ जाती है कि कैस्टिल की टेस्ट बंस बिल्कुल ऑफ है। डिनर बेचने के लिए नेफी प्यार से उस साइड में जाती है बोलकर कि वो गेस्ट है इसलिए रेस्ट करे और सूप को ब्रेकफास्ट के लिए रखना प्रॉमिस करती है। डिनर रेडी होता है और सब डाइनिंग रूम में आ जाते हैं। जेगोन को पुराना ऑटोग्राफ मशीन लेकर आता है और उसे ऑन करता है। धीरे से मशीन हमिंग करना शुरू करती है और पूरा रूम वार्म म्यूजिक से भर जाता है। राफेल बताता है कि वो एक टाइम इस तरह की म्यूजिक पर डांस करता था। वेल्फोर पूछती है कि डांस क्या होता है। राफेल एक्सप्लेन करते हैं कि जब एक लड़का और लड़की रैथम के साथ हाथ में हाथ पकड़कर साथ मूव करते हैं उसे डांसिंग कहते हैं। डिनर शुरू होता है। बारबाडोस पहले से थोड़ा सा ड्रिंक किए होता है। वो बूस्ट करते हैं कि कैस्टिल कभी भी नेफी जैसा कुक नहीं कर सकती और उसका प्लसी के साथ होने का मजाक उड़ाता है। एम्बैरेस्ड कैस्टिल उसे स्टैकर बोलती है पर जेगोन बीच में बोलता है कि बारबाडोस शराब पीकर बकवास करता है। नेफी भी ऐड करती है जब कैस्टिल पॉइजन हुई थी तब बारबाडोस ही था जिसने कि उसे सबसे पहले ढूंढा था। ये सुनकर कैस्टिल सॉरी बोलती है और थैंक यू भी, पर शेम की वजह से वो रो पड़ती है और डिनर का मूड थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बैकग्राउंड में फोटोग्राफ मशीन की सॉफ्ट म्यूजिक चलती रहती है। तब जेगोन बोलते है कि बारबाडोस को अपोलाइज करना चाहिए, पर बारबाडोस मना कर देता है और इंस्टेंटेड सूप पी लेता है। पहले तो वो सूप की तारीफ करता है, फिर कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश होकर गिर जाता है। नेफी बहुत ही शौक में सूप को देखती रहती है कि ये टेबल तक कैसे आ गया। वेल्फोर हल्की सी हंसी करती है और कंफ्यूज करती है कि बारबाडोस को प्रैंक करने का आइडिया उसका था। उस रात जब सब सो चुके होते हैं जेगोन अब भी फोटोग्राफ मशीन पर काम कर रहा होता है। नेफी उसके पास आकर बैठ जाती है और धीरे से बोलती कि आज का डिनर उसे बहुत ही पसंद आया। फिर वो पूछती कि जेगोन ने वो फोटोग्राफ क्यों खरीदा। जेगोन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि वो चाहता है कि नेफी उस म्यूजिक को एंजॉय करे। ये सुनकर नेफी आराम से स्माइल देती है और उसका शुक्रिया करती है। उसे जेगोन को इतना खुश देखकर खुद भी बहुत ही सुकून मिलता है। जेगोन के लिए ये सब इसलिए खास होता है क्योंकि आज उसके पास वो सब कुछ है जो कि कभी उसके पास नहीं था। एक जगह जिसमें हंसी हो, गर्म फूड और लोग उसे प्यार करते हो। उसे अपना बीता हुआ वक्त याद आ जाता है जब वो गलियों में सोता था, बचा हुआ खाना उठाता है और कभी कभी किसी अनजान सी छोटी मदद उनके दिन को संभाल लेती है। म्यूजिक धीरे धीरे खत्म होता है। उस लास्ट मेलोडी के साथ जेगोन नेफी का हाथ पकड़कर उसे डांस करने को कहता है। इसी वक्त वेल्फोर की आंख खुल जाती है और वो उन्हें देख लेती है। थोड़ी देर के बाद राफेल भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है, पर वो देखती है कि दोनों को डांस करना भी नहीं आता। तो राफेल हल्की सी हंसी के साथ उन्हें सिखाने लगती है और रात ऑकवर्ड सी लाउटर और स्वीट मोमेंट्स के साथ खत्म हो जाती है। अगली सुबह जेगोन वो फोटोग्राफ मशीन उसी पुरानी गली में रख देता है जहाँ पर वो कभी रहता था। मशीन से निकलती चीयरफुल म्यूजिक पूरी स्ट्रीट में गूंज उठती है। छोटे बच्चे खुशी से डांस करते हैं, लोग स्माइल करते हुए सेलिब्रेट करते हैं और उस गिफ्ट से पूरा एरिया एकदम से अलाइव लगने लगता है। शाम होते होते गोल्डन स्काई के नीचे जेगोन और नेफी एक बार फिर से डांस करते हैं। दोनों अपने दिल में एक ही विश करते हैं कि ये खुशी, ये सुकून, ये फैमिली जैसा वार्मथ हमेशा ऐसा ही बना रहे। इसी के साथ इस एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो
अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।